ठीक है, मुझे पसंद भी है, लेकिन वो ग्रिट, वो पैशन नहीं है टॉप 3 में आने का। इनका गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज़ नहीं अगर ला सकते तो यू आर नोवेयर। बेशक वो जो आपके टीचर, प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत अचीवमेंट्स की होंगी। वो प्रोफेसर हैं, पीएचडी हैं, स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए हैं। दैट डजंट मीन ही इज़ अ गुड टीचर। टीचिंग एक अलग स्किल है कि किस तरह से मैंने आर्टिकुलेट करना है, किस तरह से मैंने एग्जांपल्स दे के समझाना है उन बच्चों के लेवल पे आके। छोटी कंपनी होती है तो आप किसी बंदे को फॉलो करते हैं वहाँ पे। बड़ी कंपनी में ना बंदा नहीं होता, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। मेरी सही मैंने हिसाब लगाया, जो बंदा मुखलिस है ना, चाहे अपनी टीम के साथ चाहे क्लाइंट के साथ, और वो ये कोशिश करता रहता है कि मैं अपनी टीम को कैसे सक्सेसफुल करूं, अपने क्लाइंट को कैसे सक्सेसफुल करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खुद सक्सेसफुल ना हो। अच्छा ये मैंने हिसाब लगा लिया। मेरा ख्याल है 3-4 महीने के बाद मेरी पहली क्लाइंट कॉल थी, और ऑब्वियसली अच्छा टीम बैठी हुई थी, सारे लोग थे, मैं भी था, और इंग्लिश में बात करनी थी। मेरी सही थी, बस जिस तरह होती है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज पढ़ लिया, सही है। लिया। आई वॉज लिटरली शिवरिंग कि यार मेरी कॉल है, मैं क्या करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सो आज मैं आपके पास आया हूँ जी डिफरेंट एक फॉर्मेट के साथ। दिस इज़ आवर फर्स्ट गेस्ट। तो ये जो साहब हैं, हसान इलाही इनका नाम है, और मैं इनको जानता हूँ बहुत पुराना। मैंने इनकी पूरी जर्नी देखी है, और मैंने बहुत लोगों को इनकी तरफ रेफ़र किया है फॉर एडवाइस, बिकॉज बहुत दफ़ा लोग मुझसे पूछते हैं और मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती। लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, एक लड़का कैसे सोच रहा है, उसने कैसे फ़ैसला करना है। तो मैं एक ऐसे बंदे की तरफ उसको भेज देता हूँ जो कि इससे खुद गुजर रहा है, और गुजरा है रिसेंट टाइम्स में, ज़्यादा उसका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम हसान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वेरी नाइस टू हैव यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू सो मच। तो हसान, आज जो आपसे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ ना, उसके पीछे जो एक मेरी जो माइंड था, जो थॉट थी, वो ये थी कि बहुत से एक्सपर्ट्स अपीयर करते हैं जिनके पास डेकेड्स का एक्सपीरियंस होता है, और उनकी बातें बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो एक्सपीरियंस, जो हाफ कुक्ड एक्सपीरियंस होता है ना, जो इन द मेकिंग होता है, जिसमें जैसे आप हैं, आपको 5 साल हो गए, इट्स नॉट सो, यू आर नॉट लाइक अ फ्रेश ग्रेजुएट either, and you're not like there, have spent 15-20 years in the industry. So I'm sure कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी होगा कि जिसको आपने, जो कि एक्सपीरियंस कहला सकता है कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ों में आप अभी ओपन है, उसको आप ट्राई कर रहे होंगे अपनी, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए लाइफ में, अगले नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए करियर के। तो इस हवाले से आपके साथ जो है ना गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं। कि पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आई हैव नोन यू फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो एंड आई नो दैट यू हैड बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट, मतलब यू गॉट गुड मार्क्स, यू आर हाफिज़ कुरान माशाल्लाह, एंड सो बेसिकली यू मस्ट हैव लेफ्ट स्कूल, जैसे मैंने एक ज़माने में स्कूल छोड़ा था, लाइक एनी अदर हाफिज़। और जब हाफिज़ वापस आता है स्कूल में, तो उसके लिए एक जर्नी होती है वापस आना स्कूल में और पिकअप करना। और फिर आपने माशाल्लाह मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लिए, एफएससी में अच्छे मार्क्स लिए। तो मुझे थोड़ा सा गो थ्रू करवाएं कि कैसी रही क्विकली जर्नी आपकी हिफ्स करने के बाद से। हाउ डिड यू सेट योर सेल्फ बैक इन द स्कूलिंग सिस्टम, और पढ़ाई में साइंस पढ़ना, मैथ पढ़ना, और फिर एफएससी तक जो है ना, वो क्या चीज़ चला, और फिर इवेंचुअली आपने कंप्यूटर साइंस को और फास्ट को कैसे चूज़ किया? राइट। सो बेसिकली हिफ्स करने के बाद मैंने 6th क्लास में एडमिशन लिया था, और इनिशियली बहुत मुश्किल था। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी, मैथ के कॉन्सेप्ट्स बहुत सही, क्योंकि ऑब्वियसली आई स्किप्ड ऑलमोस्ट 2 क्लासेस। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे। राइटिंग का मसला था, लैंग्वेज का इशू था। तो इनिशियली 6th क्लास में काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइम रहा। उसमें मेरी वालदा ने काफ़ी सपोर्ट किया, वो साथ लेके बाकायदा बिठा के पढ़ाना, और टीचर्स के साथ इन टच रहना, और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखना कि सही तरीके से चीज़ें जा रही हैं नहीं जा रही। तो 6 थोड़ा सा इस तरह से गुजरा। 7 में आते आते मैं थोड़ा संभल गया था, और मार्क्स थोड़े से अच्छे आना शुरू हो गए थे। तो इनिशियली मुश्किल था, लेकिन एक मेहनत चलती रही। तो 1 साल स्ट्रगलिंग के बाद 7-8 में थोड़ा सा जो है बेहतरी आ गई थी। उसमें ऑब्वियसली सही है। टीचर्स का भी बहुत हाथ था, और फिर ऑब्वियसली मेरी जो वालदा हैं उन्होंने बहुत इसमें Right. हेल्प की। सो आपका मतलब है कि
8th ग्रेड तक आप सेट हो गए थे। सो आपके केस में आपने अच्छा मतलब 5th ग्रेड से पहले ही छोड़ दिया था। मेरे केस में मैंने 5th के बाद छोड़ा था, तो मैं जब वापस आया था आई हैड टू जॉइन 9th ग्रेड, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी स्कूल में सेट होने की। लेकिन आपके केस में आप 5th के बाद आ गए थे, वापस 6th थे, और उसके बाद 8th तक 2-3 साल स्ट्रगल करके फिर स्कूलिंग ऐसे होगी जैसे नॉर्मल हो गया। फिर आपने पढ़ना शुरू कर दिया और 9th 10th में आपने नंबर शंबर लेने शुरू कर दिए। तो वो ज़रा बताएं कैसे रहा, फिर मज़ा आना शुरू हो गया था पढ़ने में या क्या सीन है? हाँ, इसमें ये है कि 8th क्लास में आके एक तो मैं संभल भी गया था, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे, चीज़ें समझ आना शुरू हो गई थी, और आई वाज अ गुड स्टूडेंट, फेयरली अबव एवरेज आप कह सकते हैं। मतलब उस तरह का तो शायद मैं अपने आप को नहीं समझता, लेकिन अबव एवरेज था मैं उन चीज़ों में। तो उसमें फिर ये था कि थोड़ी सी घर से भी काउंसलिंग होती है ना कि बस अभी ये 2 साल, अक्सर जो कहते हैं ये 2 साल हैं, उसके बाद इंजॉय करना। तो वो जो है इस तरह से काउंसलिंग और इस तरह से मोटिवेट घर की तरफ से मुझे स्पेशली वालदा जो थी वो काफ़ी मोटिवेट करती थी इन चीज़ों के बारे में। और फिर जिस स्कूल में मैं था, जिस एकेडमी में था, वहाँ पे टेस्ट बहुत फ्रीक्वेंटली होते थे। तो उनका पूरा सिस्टम ही इसके ऊपर था कि फ्रीक्वेंटली टेस्ट करना है, और फिर कोई मसला है तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी और सारी चीज़ें। तो वो एक साइकिल इस तरह का बन गया, एक माहौल इस तरह का घर से भी और वहाँ से भी, कि वो एक आदत सी बन गया। और फिर जो दोस्त थे वो भी इस लेवल के थे, तो एक कंपटीशन सा रहता था अक्सर। तो वो सारी चीज़ें जब कंबाइन हुई तो वो मतलब मैं फिर ऑटो पे चलना शुरू हो गया। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि जब आप मैं आपको जब लास्ट पहली दफ़ा मुझे याद पड़ता है जो आपकी मेरी बात हुई थी, उसमें ये था कि आपके को 90% मार्क्स थे मैट्रिक में, और इस तरह से अच्छे खासे मार्क्स थे, और फिर एफएससी में भी आपने अच्छे मार्क्स थे, तो यू आर ऑल सेट टू गो टू एनी गुड यूनिवर्सिटी। वो वाला थोड़ा सा बताइए कि आपने जब हाउ डिड यू एंड अप इन कंप्यूटर साइंस? मतलब एक बहुत बड़ा मसला होता है एफएससी तक पहुंचने वाले के लिए कि मैं किस फील्ड में जाऊं, तो उसके लिए आपने किस तरह से जो है ना फैसला किया? अच्छा, उस केस में नॉर्मली ये होता है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में कोई इंजीनियर है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या किसी भी फील्ड में, उनका एक इन्फ्लुएंस रहेगा। और इसी तरह कोई भी फील्ड में है तो वो थोड़ा सा एक इन्फ्लुएंस रहता है कि अच्छा आप आई मीन यू लुक अप टू समवन इन योर फैमिली कि अच्छा यार ही इज़ डूइंग गुड, तो मुझे भी ऐसा बनना है। तो शुरू में मेरी फैमिली, मेरे मामू वगैरह सारे इंजीनियर्स थे, और तो थोड़ा सा रुझान इस तरफ था कि अच्छा मुझे इंजीनियर बनना है। ये फ़ैसला करने से पहले मैंने एक फ़ैसला और किया था कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना। ठीक है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मेजर ऑप्शन जो होती है कि बायो रख लें और मैथ रख लें, प्री इंजीनियरिंग या अगर प्री आप डॉक्टर मेडिकल। बनने जा रहे हैं या आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं। राइट। तो आई वॉज़ वेरी क्लियर कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, ठीक है, क्योंकि मुझे बायो समझ ही नहीं आती थी उसमें क्या चल रहा है। उसके बाद ऑप्शन ये थी कि अच्छा इंजीनियरिंग के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो उसमें ये था कि डिफरेंट लोगों से डिस्कशन करना, और जिसमें आप भी शामिल थे, और एकेडमिक्स से रिलेटेड जो लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं अपना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो भी मेरे नेटवर्क के अंदर थे, जिस तरह से भी मेरा उनके साथ कनेक्शन बना, मैंने कोशिश की उनसे मैं बात करूं, उनसे मैं पूछूं, और जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनसे भी पूछूं कि अच्छा ठीक है लाइफ कैसी है, किन चीज़ों पे आप काम करते हैं, और इस तरह की चीज़ें। तो नेटवर्क से डिस्कशन करना, उनसे पूछना, और थोड़ा सा ये कि ऑनलाइन भी बंदा सर्च करता है कि आजकल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, और सर यू वर डूइंग इट, मतलब आप एफएससी के लेवल पे भी ये कर रहे थे? हाँ। सो यूनिवर्सिटी का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें ये फ़ैसला होना था कि अच्छा जी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या कंप्यूटर साइंस, तो ये 3-4 ऑप्शंस थे। तो उस केस के अंदर लोगों से मशवरा जो सर्कल में थे, उसके अलावा ऑनलाइन रिसर्च वगैरह वगैरह डिफरेंट एवेन्यूज़ के साथ, तो उसके अंदर फिर ऑब्वियसली बंदा दुआ भी करता है, इस्तिखारा भी करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। तो शुरू में आपसे मुलाकात से पहले तक मेरा ये था कि मैंने इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल करना है। तो आपके साथ जो मुलाकात हुई उसके बाद फिर काफ़ी मेरा माइंड इस तरफ शिफ्ट हुआ, बिकॉज़ मैं आपको देख रहा था कि आप किस तरह से इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, और मुझे देख के मज़ा आ रहा था कि यार आई वांट टू बी लाइक हिम उस स्टेज पे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जहन बनता गया, फिर और भी जो काउंसलर्स होते हैं उनसे बात की, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जहन जो है वो इस तरफ आ गया था कि अब कंप्यूटर साइंस करना है। ठीक है।
मैं अगर आपसे इस एंगल से इस पे बात करूं कि जो फिर अगेन समराइज थोड़ा सा मैं करूँ आपकी बात को, तो उसमें ये है कि आपने मैट्रिक और एफएससी में पढ़ाई की, मेहनत की, फिर एक पॉइंट पे आपने उस वक्त का जो काम था वो पूरा कर लिया कि नंबर लेने थे वो ले लिए, कॉन्सेप्ट सीखने थे वो सीख लिए, प्रैक्टिस वैक्टिस की। तो उसके बाद जब फैसला आता है अननोन का कि क्योंकि यहाँ पर आपकी वो जो पूरी एजुकेशन होती है वो आपको ये नहीं सिखाती कि आपने अब यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करनी है, उस चीज़ का फुकदान होता है। तो मुझे आपकी बात से और मैं भी रिलेट कर सकता हूँ इसके साथ कि हमारे कल्चर में मुझे ऐसे लगता है, आपकी मैं मतलब राय लेना चाहूँगा इस बारे में, कि हमारे कल्चर में ऐसा लगता है कि जैसे हमेशा एक नॉर्थ स्टार हमारा होता है। अक्सर लोग जो है ना वो हीरोइज़्म या वो उनका अपनी ज़ात से ज़्यादा वो इंस्पायर होते हैं दूसरों की सक्सेस के ऊपर, यानी क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी खुद नहीं की होती, तो उनको जो चीज़ अच्छी लग रही होती है वो देखते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो मतलब अगर ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतने खुश हैं या इतना कुछ कूल लग रहे हैं, तो या इतने पैसे हैं उनके पास या वट एवर दैट सक्सेस क्राइटेरिया इज़, तो हम उनको रेप्लिकेट कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत मेजर हमारे लिए कंपोनेंट होता है डिसीजन का। डू यू थिंक, डू यू एग्री विद दिस? हाँ, इसमें ये है कि मेरा मेरा ओपिनियन ये है कि इट शुड बी एन इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट यू लाइक एंड व्हाट्स आउट देयर, राइट? सो एक तो ये ना कि मैं 10 लोगों को देख रहा हूँ कि वो कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं। एक तरीका तो ये कि हाँ अभी सब जा रहे हैं तो ये अच्छा होगा, चलो भाई चलते हैं। सही है। एक तरीका ये है कि क्या वाकई मुझे जो फील्ड है मुझे अच्छी लगती है, उसको पता करने के कई तरीके हैं। जिस तरह कंप्यूटर साइंस जब फैसला हुआ उससे उसी दौरान ही आपको याद होगा मैं आपके ऑफिस आया था, मैंने एक कोर्स लिया था ऑनलाइन कोड एकेडमी के ऊपर, जस्ट टू गेट अ फील ऑफ इट, ठीक है, कि लॉजिक कोड क्या होता है, यानी कि थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। उससे आपको आइडिया हो जाता है थोड़ा बहुत कि अच्छा मुझे इसमें अच्छा लग रहा है, या जिस तरह बायो के केस में स्ट्रेट अवे मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं पसंद, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप टेस्ट लें ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन इतने कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप किसी भी चीज़ का कोर्स ले सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके मुतालिक कोर्सेज लेके लोगों से बात करके और इस तरह से करके आप ये देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे ये पसंद आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ ये है कि मुझे ये अच्छा लगता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली आप ये भी कर सकते हैं कि मुझे साइकिलिंग पसंद है और मैं साइकिलिस्ट बनूंगा और मैं ओलंपिक्स में जाके गोल्ड मेडल लूँगा। सही है। ठीक है, आपका ये ड्रीम है, दैट्स फाइन, लेकिन आपको ये देखना है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट? सो अगर तो आप नंबर 1 हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं देन गो फॉर इट, ठीक है। लेकिन अगर आप लेट्स से आपको पता है कि कंफ्यूज ना हो, हाँ, अगर मतलब आपको ये लगता है कि ठीक है मुझे पसंद भी है लेकिन वो ग्रिट वो पैशन नहीं है टॉप 3 में आने का, इनका गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं अगर ला सकते तो यू आर नो वेयर, राइट? राइट। सो मुझे क्या पसंद है प्लस ये कि इंडस्ट्री और ट्रेंड्स क्या हैं, तो उसका कोई एक इंटरसेक्शन बीच में निकालना चाहिए, राइट बैलेंस रखते हुए कि अच्छा ठीक है ये मेरे लिए बेहतर रहेगा। सो आपके ख्याल से आसान, अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करूं, अब एक टाइम था जब आप प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल में थे और फंसे हुए कि इनमें से किधर जाना है, और कंप्यूटर साइंस मेरे ख्याल से ये पिछले 15-20 साल से ऐसे ही चल रहा है कि मतलब पहले तो बिल्कुल प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग था, फिर एक टाइम आया जब एक कंटेस्टेंट आ गया कंप्यूटर साइंस और लोग उसमें जाना शुरू हो गए और उसमें फिर भी 2-3 लेकिन अब अगर मेरे ख्याल से हम बात करें तो डेटा काफ़ी क्लियर है कि अब इंजीनियरिंग वगैरह में और इन चीज़ों में नज़र आता है कि जो इंजीनियर्स बन चुके हैं वो भी अब कंप्यूटर साइंस में आना चाह रहे हैं। तो एक तो मैं इस पे आपकी राय लेना चाहूँगा कि आपके ख्याल से अभी भी अगर कोई बच्चा एफएससी में है तो क्या उसको ये डिसाइड करना अभी भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस? एक ये सवाल है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ऑन दी अदर हैंड लगता है ऐसे है कि अब कंप्यूटर साइंस के अंदर बड़े मेजर्स और बड़े प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ प्रोग्राम है, कुछ जो है ना किसी और डेटा साइंस या समथिंग लाइक दैट, द स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल। तो इवन दो वो यूनिवर्सिटी में सीएस में घुसते हैं और फिर करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक डिग्री अलग होती है, तो कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैंने सुना है 3 होते हैं। तो आपके ख्याल से क्या ये अब उन्होंने इन इसने कन्फ्यूज़ कर दी, नई कन्फ्यूजन मार्केट में आ गई है और वो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, या फिर ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये मतलब किसी और नेचर की प्रॉब्लम है अदर देन जो कि आपने फेस की थी या मैंने भी की थी एक ज़माने में, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस? हाँ, जो आपका पहला क्वेश्चन था उसमें ये कि मुझे लगता है कि अगर आपको पाकिस्तान में रहना है
तो आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर कि कौन सी इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है, राइट। अगर आपको बाहर जाना है जर्मनी या ऐसे हब में जो कि वाकई कोर इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली आप जा सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है। तो ये तो एक चीज़ साइड पे तो यू थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है? हाँ। तो अगर कोई बंदा न्यूट्रल है या थोड़ा बहुत भी मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं है अबाउट समथिंग और उसने पाकिस्तान में रहना है, तो डिफ़ॉल्ट चॉइस उसकी फिर आंखें बंद करके फ़िलहाल कंप्यूटर साइंस में चलेगा। होनी चाहिए आइडियली। अगर आप ओवरऑल देखें तो मेरा ख्याल है कि डिसेंट चॉइस है। लेकिन वो वाली बात जो आपकी थी वो इंटरेस्टिंग थी कि उसका एप्टीट्यूड भी देख लेना चाहिए थोड़ा बहुत। बिल्कुल ही भाई अगर चलेगा ही नहीं और तो उसको देख ले ज़रा, उसके लिए यही है कि एक आधा कोर्स ले ले और उसको थोड़ा सा ट्राई टेस्ट करके फिर डिसीजन ले, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में एक चीज़ ये है कि ये प्रैक्टिकल फील्ड है। इसमें आपको ये नहीं कि लैंग्वेजेस की तरह बस पढ़ लिया और हो गया। तो इसके अंदर यू नीड अ सर्टेन टाइप ऑफ एप्टीट्यूड, राइट। तो उसमें मेरे सारे ऐसे दोस्त थे जो फास्ट में आए। एफएससी में मेरे दोस्त थे काफ़ी अच्छे, बहुत मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन सम हाउ फास्ट में जब मेरे साथ आए तो नहीं चल पाए। या वो इनिशियल जो लॉजिक बिल्डिंग थी या उसके अंदर उनको लग रहा था कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो दे लेफ्ट, चले गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा टेस्ट ले लिया जाए कि अच्छा ठीक है आई कैन डू इट, और फिर उसको किया जाए। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें ये है कि अब जो है बहुत सारे, चूँकि ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी बढ़ रही है सीएस की, तो उसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स इमर्ज हो रही हैं। पहले क्या था कि कंप्यूटर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग आप ग्रेजुएट हों और उसके बाद फिर चूज़ करें कि मैंने क्या करना है। अब ये है कि वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो जाता है। ये हो जाता है कि अच्छा जी ये डाटा साइंस का है और ये वो है। मेरा ओपिनियन ये है कि जिस तरह जब मैं था उस वक्त भी एक डिसीजन था कि सीएस करना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है। उस वक्त डाटा साइंस वगैरह नहीं थी, लेकिन ये दो ऑप्शन थे। तो मैंने सीएस इसलिए चूज़ किया कि एक ब्रॉडर फील्ड है, राइट। इसके अंदर आप थ्योरी भी पढ़ते हैं, इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं एज ए सब्जेक्ट, राइट। सो आप थ्योरी के अंदर ऑटोमेटा भी पढ़ेंगे, आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन भी पढ़ेंगे, आप असेंबली भी पढ़ेंगे। तो वो जो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है वो एक ब्रॉडर मेजर को चूज़ करके डेवलप होती है। सही है। इसी तरह इस केस के अंदर भी मुझे लगता है कि सीएस को अगर चूज़ कर लिया जाए तो उसमें आप फंडामेंटल्स सारे कवर कर लेते हैं, मेजर चीज़ें होती हैं। और जो आपने फील्ड्स बताई ना, डाटा साइंस और एआई और इस तरह से, इनके कोर्सेज होते हैं, तो इलेक्टिव्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि यार ये मुझे अच्छा लग रहा है, यू कैन टेक दैट कोर्स, और उस तरह से आप कर सकते हैं। सो आपका मतलब है कि सीएस, गो फॉर द सीएस एंड देन थ्रू इलेक्टिव्स यू कैन पिक अप योर इंटरेस्ट। तो वो ऑलमोस्ट वही चीज़ बन जाती है। और एआई का अगर बैचलर्स है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैचलर्स है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कोई बहुत ही एआई कर देंगे। मे बी कपल ऑफ एक्स्ट्रा कोर्सेज, राइट, बिकॉज कोर तो फिर भी पढ़ाएंगे आपको। सही हो गया। सो आपने, अब ये दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरे मरहले पे। आपने अपनी अंडरग्रेड के 4 साल कैसे गुजारे? नाउ यू आर, so first you are addressing somebody who's in the FSC, has taken good marks and now needs to decide कि which university to go to, ठीक है। वो बात हमने की कि आपने उसका डिसीजन बता दिया। अब हम कह रहे हैं बंदा आ गया फास्ट में या लम्स में या कहीं पे भी, अब वो सीएस पढ़ रहा है और शुरू कर दिया, उसने पहला सेमेस्टर है, 4 साल का सफ़र है। तो आपका जर्नी कैसे रही? आपने वो क्या कॉमन चैलेंजेस थे जो आपके सामने आते थे, कन्फ्यूजन्स क्या थी, और उनको आपने कैसे रिजॉल्व किया? और आज के जो ग्रेजुएट कर रहे हैं लड़के, पढ़ रहे हैं इस वक्त, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको आप फिर एज अ रिज़ल्ट 5 साल के बाद आपके ख्याल से उन्हें क्या चैलेंजेस आ सकते होंगे और आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? सही है। सो यूनिवर्सिटी के अंदर पहले मैं अपनी बात करता हूँ। तो उसमें पहला सेमेस्टर इज़ ऑलवेज द डिफ़िकल्ट, क्योंकि एकदम से सारे डायनामिक्स चेंज हुए होते हैं। पहले एक अलग सिस्टम होता है, अब सेमेस्टर एनुअल सिस्टम, या तो वो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। और चूँकि सीएस में टेक्निकल फील्ड है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है, लॉजिक बिल्डिंग है, तो उसमें आप याद नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। तो उसमें जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है और यू नो थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो शुरू में तो मेरे साथ तो ये हो कि मुझे शुरू में तो समझ ही नहीं आती थी कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब कुछ लड़के हमारे साथ थे जो कि पहले से पढ़ के आए हुए थे और उन्होंने कोर्सेज़ किए हुए थे, उन्होंने वेब ऐप्स प्रॉपर बनाई हुई थी, मतलब इस लेवल के। अब क्लास में हम लोग बैठे हैं, वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं और टीचर उसका आंसर कर रहा है। अब हम जैसे लोग, मेरे साथ और भी,
अब वो बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार हम कितने सॉर्ट ऑफ डम है कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि इनकी कन्वर्सेशन क्या चल रही है। यानी वो ऐसे चल रही है कि वो ऊपर ऊपर से सवाल आ रहा है और जवाब जा रहा है और हम बीच में बैठे हैं। तो पहला सेमेस्टर का शुरू का कुछ टाइम इस तरह से गुजरा। ठीक है, सो फर्स्ट स्ट्रगल इज लाइक वंस यू गेट इन द यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में, और अगर आप कंप्यूटर साइंस बिल्कुल नहीं कभी पढ़ी तो पहली दफ़ा आप कह रहे हैं कि पहला शौक ये है, दो शौक हैं। एक तो ये है कि कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी लाइफ, यूनिवर्सिटी का सिस्टम, और क्विज़ हो रहा है और ये हो रहा है और सारा टाइम टेबल मैनेज करना, इधर भागो उधर भागो, कोर्स पढ़ो, ये सब होता है। और दूसरा आपका पॉइंट है कि अगर कंप्यूटर साइंस है तो लॉजिक बिल्डिंग रट्टा नहीं है, और उसमें कुछ एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन के भाई किधर जाना है आप। ओके, इंटरेस्टिंग। सो उस केस के अंदर आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि शुरू में टीचर्स काफ़ी अच्छे मिले फर्स्ट में ना, जो इनिशियल टीचर्स थे। तो मैं उनके ऑफिस जाता था, उनसे मैं क्वेश्चंस पूछता था और मैं ये डिस्कस करता था कि हमारी मैम थी कि मैम कुछ लोग हैं जो हमसे काफ़ी आगे हैं और उनको अपेरेंटली सब कुछ समझ आ रहा है और हमें नहीं समझ आ रहा। मेरे साथ और भी कुछ लोग थे, तो वो कहती थी कि यार देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं ना तो इन द लॉन्ग रन आप कभी पीछे नहीं रह सकते। बिल्कुल सही है। इस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने पहले पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं आप पढ़ लेता हूँ, इसमें क्या है। तो फिर ऑब्वियसली घर पे भी थोड़ा बहुत बंदा डिस्कस करता है कि मुझे मुश्किल हो रही है और ये और वो। तो मेरे वालिद साहब काफ़ी फ़िक्रमंद हुए, उन्होंने मुझे एक दिन बिठाया, उन्होंने कहा कि क्या मसला है तुम्हारा, तुम क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछते हो, सारी क्लास को समझ आ जाए, तुम्हें अकेले ना समझ आए, तुम खड़े हो कहो कि मैम मुझे नहीं समझ आया। इसमें कोई बेइज्जती नहीं है, इसमें कोई आपको फील नहीं करना चाहिए। तो समहाउ उनकी ये बात और फिर मुझे ये रियलाइजेशन कि अगर मैं ऐसे ही रहा तो पता नहीं फिर मैं क्या ही करूँगा। तो फिर थोड़ा सा वो डर ख़त्म हो गया कि ठीक है मैम, क्लास में 100 बच्चे हैं, 99 को समझ आ गई है, आई एम डम इनफ, मुझे नहीं समझ आई, प्लीज़ आप एक्सप्लेन करें। you got past that fear. हाँ, वो that's very मतलब courageous of you to मतलब just like अंदर से सोचा कि यार मतलब देखी जाएगी। अच्छा, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि वो वाकई बेइज्जती हुई, या कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि आपको लगा कि कोई बात नहीं थी यार, ये तो ऐसी मुसीबत। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। श्योर। आप जो क्वेश्चन करते हैं ना वो 50% लोगों का क्वेश्चन होता है, वो करते नहीं है उसी फीलिंग से जो आपको आ रही थी पहले। वो भी जो बैठे होते हैं और आपको लग रहा होता है कि आप ही का मसला होगा। बट वेरी गुड। सो क्लास के अंदर ना टॉप 2-3% होते हैं जो कि ऑब्वियसली पढ़ के आए होते हैं, इससे उनके सवाल जवाब से इंप्रेशन ही जा रहा होता है कि सबको, और टीचर को भी लग रहा होता है कि हाँ ठीक है क्लास रिस्पॉन्ड कर रही है, राइट। लेकिन आई कैन गारंटी यू 50-60 मे बी 70% लोगों को समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो थोड़ा सा हिचकिचाहट में क्या। So when you show courage, you basically are representing majority of the class. 60-70% होते हैं बाकी लोग, but and you don't care कि वो 2-3% क्या सोच रहे हैं, है ना। आप कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, तुम लोगों को आता है तो हमें नहीं आता। ओके। सो पहली चीज़ तो ये थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सेकंड सेमेस्टर में जाके मैं बिल्कुल ही सीधा हो गया ना। मैंने कहा जी फर्स्ट रो पे बैठना है, समझ आती है पूरी क्लास पे, कोई बात नहीं, मुझे नहीं आती, मैंने सवाल पूछना है या मैंने मैम के ऑफिस जाना है और मैंने उनसे पूछना है कि जी मुझे समझ नहीं आया, प्लीज़ मुझे समझा दें। अब या तो वो समझा देंगी या कोई सोर्सेज दे देंगी या कुछ भी हेल्प कर देंगी। दूसरी चीज़ मैंने ये की कि मुझे ये तो अंदाज़ा हो गया था कि कोर सब्जेक्ट्स के अंदर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे अंदाज़ा हुआ? सो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस के अंदर कुछ तो बहुत ही कोर सब्जेक्ट्स हैं। एक तो वो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि ये कोर हैं, दूसरा ये कि जो बिल्कुल फंडामेंटल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स वगैरह सिखाए जाते हैं, फिर एल्गोरिथम्स, फिर डाटा स्ट्रक्चर्स, ये 3 सब्जेक्ट्स तो बहुत ही कोर हैं। तो पहले सेमेस्टर में तो हमने थोड़ा सा आइडिया लिया, फॉर लूप्स क्या होते हैं, इफ एल्स क्या होता है वगैरह वगैरह। सेकंड के अंदर जाके डाटा स्ट्रक्चर शुरू हुए। अब वो एक नई दुनिया थी कि अच्छा ये भी होता है कुछ। तो वहाँ पे मैं और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, हम और भी इस तरह से, तो हम लोगों ने डबल क्लासेस लेना शुरू की। अच्छा। और एग्जाम्पल हमारी टीचर थी, वो हमें पढ़ाती थी, हम एक और टीचर के पास जब हमारा फारिग टाइम होता था, उनकी क्लास हो रही होती थी, उनके पास जाके बैठ जाते थे। मैं एक टीचर का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, सारिम बेग, बहुत लोग जानते होंगे उनको। उनके मैंने एल्गोरिदम के जो कोर्सेज़ हैं वहाँ बच्चे नीचे बैठ के लेते थे, इतना रश होता था क्लास में। उनके अपने बच्चे और दूसरे सेक्शन से लोग आके लेते थे। वो तो सारे बैचमेट था। ऐसा? अरे हमारा बैचमेट था यार। इट्स वेरी
पैशनेट एंड पता चलता है कि उसको पैशन था पढ़ाने का और पढ़ने का और सीखने का। ट्रू। सो इसी तरह से 2-3 सब्जेक्ट्स में किया, डेटा स्ट्रक्चर्स में किया, एल्गोरिथम में इस तरह से किया, और जो फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग थे उसके अंदर ऐसे किया। तो उससे बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। खैर बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि अच्छा ठीक है। और ऑब्वियसली जब आप किसी एडिशनल क्लास में जा रहे हैं तो वहाँ लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उनका प्रोजेक्ट किस तरह का है। हमेशा सारिम बेग का जो प्रोजेक्ट था वो सबसे डिफ़िकल्ट होता था, तो और हम लोग कोशिश करते थे कि मेरा दोस्त का हम कोशिश करते थे कि उनका वो प्रोजेक्ट भी करे। वो भी करना है। अच्छा, ये अब यहाँ पे एक सवाल है भाई। सवाल ये है कि लोगों से तो 5 कोर्स नहीं हैंडल होते, उनसे क्लासेस नहीं हैंडल होती। तुम किन चक्रों में थे भाई कि जो है ना कोर्स भी पढ़ रहे हो, फिर असाइनमेंट दूसरों की भी कर रहे हो, क्लासेस भी पढ़ रहे हो, तो हाउ डिड यू मैनेज द टाइम? मतलब कितना एवरेज तुम टाइम देते थे? तुमने हार्ड वर्क पे बात की कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, तो ऑन एवरेज मतलब वाज द फार्मूला दैट यू वर फॉलोइंग, और एटलीस्ट व्हेन यू लुक बैक एंड यू सी के जैसे हमारे ज़माने में एक दो हमारे टीचर ने कहा था कि अगर आप 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है तो आप उसको अगर 9 आवर्स मतलब पढ़ते हैं हफ्ते में, तो 3 घंटे का क्रेडिट का मतलब है 3 घंटे की हफ्ते की क्लास होगी। 3 टाइम्स अगर आपने उसको आउटसाइड द क्लास पढ़ लिया तो आपका ए आ जाएगा, यानी यू विल नेल इट। तो आपके केस में अगर मैं कहूँ कि ये ख्याल नहीं कि प्रैक्टिकली आप कैसे मैनेज कर रहे थे पूरा रूटीन वाइज? अच्छा, उसमें एक टाइम टेबल बनता था, ठीक है। अब टाइम टेबल के अंदर कुछ स्लॉट्स फ्री होते हैं, ठीक है। अब उस स्लॉट्स के अंदर हम लोग देखते थे कि इस वक्त कौन कौन से लेक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले 2-3 सेमेस्टर में तो लकीली इस तरह से हमें मिल गया कि अच्छा डाटा स्ट्रक्चर्स है या एल्गोरिथम्स है, हमारा लेक्चर हो गया, अब ये टाइम स्लॉट फ्री है, इस टाइम स्लॉट में फ़लाने सेक्शन की क्लास हो रही है, तो वहाँ जाके बैठ जाना। और दूसरे ये कि इसमें मज़ा भी आता था कि जब चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं फिर मज़ा आना शुरू होता है, फिर आप प्रॉब्लम जब अंडरस्टैंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो जो एक फीलिंग होती है ना पहली दफ़ा कोई चीज़ बना के देखना कि मैंने बनाई है और चल रही है, तो वो बहुत मोटिवेट करती है। तो टाइम टेबल के हिसाब से जहाँ फारिग टाइम मिला किसी एक क्लास में चले गए और वहाँ बस जाके बैठ गए, क्योंकि वो आपका असल सेक्शन तो नहीं है ना, तो एक प्रेशर नहीं है, बैठे हुए आराम सुकून से ज़्यादा तवज्जो से सुन रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, और एक फ्री माइंड के साथ कि हाँ ठीक है कुछ लर्निंग कर रहा है बंदा, ठीक है। तो इस तरह से। तो ऑन एवरेज आपके ख्याल से रूटीन अगर मैं बात करूं, कितने घंटे फोकस रहता था पढ़ाई से रिलेटेड? इतनी चीज़ें पढ़ रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो, मतलब हार्ड वर्क का मतलब क्या था? यानी 10 घंटे एक दिन के, 15 घंटे एक दिन के, कैसे, कितना ऑन एवरेज टाइम ड्यूरिंग द सेमेस्टर क्या रूटीन होती थी? हाँ, इसमें ये था कि ऑब्वियसली जब तो क्विज़ है या कोई असाइनमेंट है या कोई पेपर है, फिर तो लेट्स से असाइनमेंट है, अब वो करनी है तो वो करनी है। उसके अलावा ये था कि कोई एक्स्ट्रा जो जिस तरह हम क्लास ले रहे हैं उसका कोई प्रोजेक्ट है तो वो करना है, तो उसमें इस तरह से कोई टाइम नहीं था, लेकिन ये भी नहीं था कि हर वक्त पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली। अच्छा, मैं अगर आपसे एक सवाल पलट के करूं, मतलब ज़रा रिवर्स उस तरीके से एंगल से, एक और एंगल से बात करूं कि आप जब पढ़ रहे होते थे आपकी क्लास में, अब आप पीछे मुड़ के देखें तो कई बच्चे होंगे जो स्ट्रगल करते थे, या आपको नहीं लगता होगा कि वो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप वो कौन से एस्पेक्ट्स पॉइंट आउट कर सकते हो कि वो लोग जो आपकी तरह इतने सेटल फील नहीं करते थे कंप्यूटर साइंस में या इतने एम्बिशियस नहीं होते थे, उनकी 2-3 अगर मैं आपकी टॉप रीजंस आपसे पूछूं कि वो क्यों डिस्ट्रैक्टेड होते थे, आपके ख्याल से उनकी फोकस नहीं होता था, उन्हें ये बातें समझ नहीं आती थी कि वो टीचर के पास जा सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके ख्याल से? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वो जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जो मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आप क्या क्या ऑफ़र कर सकते हो इनसाइट्स के वो आपकी बात सुनकर मतलब उनको समझ आ जाए अपने बारे में कि हम यहाँ ये वजह होगी, ये टेस्ट ये चेक कर लो भाई टू फील बेटर अबाउट इट। हाँ। शौक नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती, पुश मिल क्या मतलब व्हाट आर दोज टॉप 3 थिंग्स दैट यू कैन सजेस्ट? हाँ, उसमें एक चीज़ तो ये होती है कि शौक नहीं होता या थोड़ा सा उन्होंने टेस्ट नहीं किया होता पहले। ठीक जैसे है, मैंने कुछ दोस्तों का बताया श्योर, कि रॉन्ग फील्ड है। हाँ, तो उनके लिए नहीं है। डू यू थिंक के लेकिन वो जब आ गए हैं इतना होता है कि वो कर नहीं सकते पुश हार्ड वर्क, जैसे आपने कहा जो सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क कर लें? हाँ, सो ऑब्वियसली अगर आप हार्ड वर्क करें, एक रेजिलियंस शो करें कि अच्छा फिर ठीक हो है करना है, फिर हो सकता है, लेकिन
ऑब्वियसली अगर किसी को ये फील हो रहा है तो वो डीमोटिवेट हो जाता है और वो कहता है अच्छा ठीक है, मे बी कंप्यूटर साइंस इज़ नॉट फॉर मी, ठीक है, ठीक है। लेट्स ट्राई समवेयर एल्स। तो ये एक होता है कि शुरू में ना एक डीमोटिवेशन सी हो जाती है, अगर अगर एक दो क्विज अच्छे नहीं हुए या थोड़ा सा ठीक है। समझ नहीं आ रही, या डिस्कशन दो बंदों की समझ नहीं आ रही है ना, दो बंदे आपस में स्टूडेंट टीचर या स्टूडेंट स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं ना, और समझ नहीं आ रही। और तीसरे बंदे को समझ ही नहीं आ रही कि बात क्या चल रही है, राइट। तो उससे बड़ा डिमोटिवेशन होती है कि अच्छा यार दिस इज़ नॉट फॉर मी। ठीक है। ठीक है। रॉन्ग फील्ड होगी या उसके इंडिकेटर्स हो गए। उसके अलावा और आपके ख्याल से? दूसरा ये है कि चूँकि नई नई यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, उसकी एक चकाचौंध है, और एक आप स्पेशली जो टेम्पटेशंस हैं, एक माहौल फ़र्क है, तो बच्चे जो है ना वो जितनी देर में पढ़ाई की तरफ आते हैं उस वक्त तक देर हो चुकी पहली दफ़ा मौका मिला है बाहर निकल के लाइफ एंजॉय करने का, इसमें ये पढ़ना शुरू कर देंगे तो क्या करेंगे? कि आपने कैसे काबू किया इस चीज़ को? हाउ डिड यू, आपकी अर्ज नहीं थी या आप मतलब पता था क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ? नहीं, हमने भी इंजॉय किया है। इंजॉय से मतलब ये कि स्पोर्ट्स वगैरह खेलना, खाना खाने चले जाना, लेकिन एक बैलेंस के हद तक रहते हुए। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल ही ठीठा था उस तरह से। अच्छा। एक बैलेंस था, लेकिन एक फोकस था कि भाई ये करना है, अब ये एक फील्ड चूज़ कर ली है, अब इसके अंदर करना है। ठीक है। सो टेम्पटेशंस, यूनिवर्सिटी डिस्ट्रैक्शंस हो गई, और कोई आपके ख्याल से कोई ऐसी चीज़, ये तो चलो लग रहा है कि चलो रॉन्ग फील्ड का तो मतलब है मैं इसको अगर कह दूँ कि यार फिगर आउट ही ठीक नहीं किया, स्टार्ट में ब्लंडर हो गया, लेकिन उसके बाद टेम्पटेशंस की मैं बात करूँ तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं समझता हूँ कि हर एक को आती है यूनिवर्सिटी में, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो शायद फोकस नहीं कर पाते और वो समझते हैं कि यही टाइम है एंजॉय करने का, तो वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच कर जाते हैं अपनी एंजॉयमेंट को एट द कॉस्ट ऑफ देयर करियर एंड देयर स्किल सेट एंड ऑल। तीसरे नंबर पे अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसे लोग जो फील्ड भी उनकी ठीक है, मसलन वो पोटेंशियल रखते हैं और वो कभी ये नहीं सोचते कि हम गलत जगह पे आ गए। दूसरे नंबर पे उन्हें टेम्पटेशन भी, वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो रह जाते हैं पीछे, यानी उनको एक कोर्स समझ नहीं आ रहा, कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे आपके केस में एक एग्जांपल ये है कि आप टीचर्स के पास जाने शुरू हो गए। आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं ऐसे बंदे को कि अगर वो पढ़ना भी चाहता है और वो डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं है, ठीक है ना, कि रेजिलियंस वो कर रहा है, लेकिन उसको लगता है कि यार पता नहीं क्या मसला है, क्यों नहीं मैं सक्सेसफुल हो रहा, या मुझे क्या करना चाहिए, उसको क्या सजेस्ट करेंगे आप इनके? वो क्या आपके ख्याल से क्यों स्ट्रगल करता है? हाँ, उस केस के अंदर मुझे लगता है कि रिसोर्सेज थोड़ी सी वो सही तरह यूटिलाइज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर टीचर्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, वो कहते हैं कि यार हमारा ऑफिस खुला है, आप जब मर्ज़ी आ जाएं, हमारा ये स्लॉट है, इसमें हम बैठे होते हैं, आप आ जाएं, हमसे क्वेश्चंस पूछें, सब कुछ करें। तो या तो ये कि सवाल नहीं करना, या तो ये कि टीचर्स के पास जाना नहीं, तो वो जो रिसोर्सेज है ना, या ऑनलाइन भी आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा है, तो सही तरह से उसको ऑप्टिमाइज़ करके यूटिलाइज़ करना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको हेल्प कर सकता है। टीचर्स के पास जाना, अच्छे दोस्त बनाना जो कि जिनके साथ यू कैन हैव अ डिस्कशन, राइट। एक होती है ना डीप लेवल की डिस्कशन, कि आप आपस में बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अगला बंदा आपकी पेस पे जा रहा है ना, एक वाइब मैच होती है। तो उस लेवल के दोस्त हों जिनसे आप डिस्कशंस कर सकते हैं और डीप टेक्निकल डिस्कशन कर सकें, अगर उस लेवल पे हैं आपके, आप टेक्निकल सॉल्व कर रहे हैं चीज़ें, तो ऐसे दोस्त हों, उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। असाइनमेंट्स वगैरह एक दूसरे के साथ मिलके, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, टीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको अगर सही तरह से यूटिलाइज़ किया जाए तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। राइट। एक क्विक क्वेश्चन ये है कि कोर्सेज सिलेक्शन एक बहुत बड़ा मसला होता है, कौन सा कोर्स पढ़ें, इतने कोर्स ऑफर हो रहे हैं। आपका कोई क्राइटेरिया था कि मैं ये इस तरह डिसाइड करता था? बिकॉज हर सेमेस्टर के शुरू में एक मसला होता है कि मैं क्या करूँ, ये कोर्स, मुझे याद है आप मुझसे भी पूछते होते थे कि जी मैं गेमिंग में चला जाऊँ या मैं उसमें चला जाऊँ, तो इसको कैसे आपने कैसे सॉल्व किया, और आपके ख्याल से क्या आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हाउ शुड दे चूज़ देयर कोर्सेज? हाँ, तो इसमें यह है कि शुरू में 1-2 सेमेस्टर्स के अंदर थोड़ा सा एक टेस्ट डेवलप हो जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल बाय द टाइम यू आर डन विद योर कोर सब्जेक्ट्स, आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये 3-4 ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल वेब है, मोबाइल है, और इस तरह की 3-4 ऑप्शंस हैं। तो उसके अंदर जब समर्स की ब्रेक होती है, आप थोड़ा सा ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि इस आउटलाइन देख ली कि किस तरह की चीज़ें हैं, और फिर सी के आपके साथ तो रेजोनेट कर रही हैं या नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल कुछ लोग थे जिनको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में बहुत मज़ा आया, उन्होंने बड़ा इन्जॉय किया।
कुछ लोगों ने ऑटोमेटा बहुत इन्जॉय किया, कुछ लोगों के लिए था कि यार क्या है ये, सो थोड़ा सा ये भी होता है कि थोड़ा सा आइडिया ले लें। और इसमें ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपका टीचर है ना, अगर दुनिया का बोरिंग तरीन सब्जेक्ट है और टीचर आपका फ़र्स्ट क्लास है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कहाँ गुजरा, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि बेशक वो जो आपके टीचर प्रोफेसर हैं उन्होंने बहुत अचीवमेंट्स की होंगी, वो प्रोफेसर हैं, पीएचडी हैं, स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए हैं, दैट डजंट मीन ही इज़ अ गुड टीचर। टीचिंग एक अलग स्किल है कि किस तरह से मैंने आर्टिकुलेट करना है, किस तरह से मैंने एग्जांपल्स दे के समझाना है उन बच्चों के लेवल पे आके। अक्सर ये होता है कि चूँकि आप तो पीएचडी हैं, आपका तो दिमाग ही और तरह से चलता है, आप उस लेवल पे आके नहीं समझा पाते। तो मेरे साथ भी एक्सपीरियंसेस रहे, कुछ बहुत अच्छे टीचर्स थे जिनके साथ मज़ा आता था, कुछ टीचर्स ऐसे थे कि मतलब हम कहते थे कि यार बस गुजर जाए किसी तरीके से। मैं एग्जांपल देता हूँ, कंप्यूटर विजन मुझे बहुत शौक़ था कि यार ये करना है। मैं जब गया तो वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो मैंने फिर एंड पे सोच लिया, मैंने कि यार बस गुजार दो किसी तरीके से उसको, मैं नहीं पढ़ना है। तो इसका ना बहुत इफेक्ट। और मेरे ख्याल से मैं वैसे आई कांट एग्री मोर कि ये जो टीचर का जो रोल होता है कोर्स में, आई थिंक मैं भी बहुत लोगों को ये एडवाइस करता रहता हूँ कि यार कोर्स फोर्स की टेंशन छोड़ो, क्योंकि आप ये उस वक्त ये सोच रहे होते हो कि स्कोप बड़ा अच्छा चल रहा है तो मैं ये कर लूँगा तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, बीच में एक टीचर खड़ा होता है, तो आप उस टीचर को जो है ना पहले देख लें। और टीचर की सबसे अच्छी बात है कि आप एक लेक्चर भी अटेंड कर लो ना उसका, कोई भी, तो आपको समझ आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर हम ये कंक्लूड करें इस बारे में कि कोर्सेज़ को पढ़ने की बजाय, सैम्पल कोर्सेज़ को पढ़ने की बजाय आप अपने टीचर्स की क्लासेस पढ़ लो। यानी आप अगले सेमेस्टर को भी प्लान कर सकते हो बाय गोइंग इनटू द क्लासेस ऑफ दोज टीचर्स। कोई आइडिया तो होता ही है कौन से कोर्सेज ऑफर होंगे, पिछले साल कौन से ऑफर हुए थे, अगले मतलब फॉल में या स्प्रिंग में, और उनके टीचर्स को देख लो ज़रा और उनकी ज़रा रेपुटेशन देख लो। और मेरे ख्याल से बाज़ का स्विच करने का भी चांस होता है, तो शुरू के दो जो क्या होता है एड ड्रॉप, तो शुरू में 2 हफ्ते के अंदर ही कोर्सेज वगैरह औरों के भी ले लिए, और जो सबसे अच्छे टीचिंग स्टाइल लगे उसके कोर्स में चले जाओ, वो खुद ब खुद मोटिवेशन भी दे देगा और वो भी हो जाएगा। तो अच्छा जनाब, अब आप आ गए आखिरी सेमेस्टर में पहुंच गए कहीं पे, ठीक है, और अब आपने नई लाइफ शुरू करनी है। यू नो दैट यू हैव डन योर हार्ड वर्क, यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, कोर्सेज आपने कर लिए, ठीक है। अब आगे फिर एक नया डिसीजन, ठीक है, अब जॉब करनी है, ठीक है, रिसर्च में जाना है, मास्टर्स पीएचडी करनी है, या मुझे अपना काम स्टार्ट करना है, ठीक है, मुझे किसी के लिए काम नहीं करना, नौकरी नहीं करनी। ये वाली 3 चीज़ें आपने किस तरह से नेविगेट की? तो इसमें ये है कि 2-3 ऑप्शंस होती हैं आपके पास, या तो आपने हायर स्टडीज़ की तरफ जाना है रिसर्च ओरिएंटेड, या ये है कि इंडस्ट्री में जाना है, या ये है कि कोई स्टार्टअप वगैरह करना है। तो जो स्टार्टअप वाली ऑप्शन थी उसमें तो मेरा प्लान शुरू से ही था, जिस तरह आपके साथ भी डिस्कशंस बहुत हुई हैं, लेकिन उसमें एक मेरा पॉइंट ये था कि फ़ौरन नहीं, क्योंकि आपको प्रोसेसेस का नहीं पता, इंडस्ट्री का नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, तो वो ऑप्शन तो आउट थी। लेकिन वो प्लान मेरा शुरू से था कि ये एट द एंड मैंने करना है। बाकी रह गई 2 चीज़ें, जिसके अंदर एकेडमिक्स वाली साइड पे जाना वर्सेस इंडस्ट्री में जाना, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये हुआ कि लकीली मैं और मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, उनके साथ जो है हमारा किसी तरह कनेक्शन बना लम्स के अंदर डॉक्टर फरीद ज़फ़र के साथ। तो वहाँ मैंने अप्लाई किया एज अ रिसर्च असिस्टेंट। उनके काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे थे, और वो मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, सिक्योरिटी वाली साइड पे काफ़ी काम कर रहे थे। तो वो चीज़ मुझे ना एक तो फैसिनेट बहुत की, क्योंकि वो एक रिसर्च वाला काम था, नई चीज़, नई फील्ड्स और नए कॉन्सेप्ट्स, तो वो एक तो फैसिनेशन थी। फिर मुझे हमेशा से ये था कि यार कुछ एक्स्ट्रा करना है, यानी कि हालांकि फ़ास्ट का लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये था कि कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ लर्निंग जिससे ज़्यादा हो। तो लम्स में तकरीबन एक आध साल वहाँ पे काम किया, और वहाँ पे ऑब्वियसली उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे होते थे, तो उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर काम किया। तो वहाँ से उस एरा का बहुत इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर। किस तरह से? वो ये कि चूँकि फ़ास्ट के आखिरी सेमेस्टर्स आ गए थे, FIP चल रहा था, उसके अलग प्रेशर्स होते हैं,
और फिर आपको पता है कि जीपीए भी थोड़ा सा देखना होता है कि ड्रॉप ना हो जाए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही और काम कर रहे हैं तो उस पर अफेक्ट ना हो। तो उस केस के अंदर एक, क्योंकि लोड दोनों तरफ से इतना ज़्यादा पड़ा कि एक हैबिट सी बन गई काम करने की। उस पर मुझे एक चीज़, मैं ख़ुद अपने आप पे हैरान हुआ था। एक मौका ऐसा आया कि हमने अपने घर से जाना था, किसी रिश्तेदार की तरफ दावत थी, जाना था हमने। तो मुझे पता था कि हमने घर से यहाँ जाना है और ये तकरीबन 40 मिनट्स का रास्ता है। तो मैंने उस 40 मिनट्स के लिए एक रिसर्च पेपर निकाल के मोबाइल पर रेडी रखा हुआ था कि मैंने इन 40 मिनट में ये पढ़ना है। नाइस। तो जो टाइम की वैल्यू थी ना, वो वहाँ से समझ आई कि अच्छा यार, यहाँ से 10 मिनट बच रहे हैं ना, इसमें मैंने ये करना है, ये 1 घंटा फारिग है, ये करना है। तो कुछ टाइम ऐसा भी आया जिसके अंदर 1-2 दिन के लिए कोई काम ही नहीं था। तो इतना अजीब फील होता था कि समझ नहीं आती थी कि ये क्या हो रहा है, यानी कि वो फ्री रहने की आदत नहीं रही थी। तो बड़ा अजीब, स्पेशली जब पेपर्स हो गए, जो सेमेस्टर के बाद थोड़ा सा ब्रेक होता है, जब पेपर्स हो जाते हैं, तो उस वक्त काफ़ी अजीब से फील होता था कि यार ये इतना फारिग क्यों रह रहे, क्या करना, क्या राइट। तो ये इसका काफ़ी एक इन्फ्लुएंस रहा। तो आर ए वाली साइड थोड़ी सी एक्सप्लोर कर ली, रिसर्च वाली वो पाथ। फिर ये था कि रिसर्च करके फिर आप मास्टर्स और पीएचडी वाली साइड पे जाएं। तो मैं चला तो गया वहाँ पे, लेकिन जब टाइम आया डिसीजन लेने का कि अच्छा जी अब मास्टर्स में जाना है या पीएचडी में जाना है या इंडस्ट्री में जाना है, तो उसमें ये था कि 4 साल मैंने पढ़ लिया था रिसर्च, और नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ तो बहुत था। लेकिन ये जब मैं सोचता था ना कि अच्छा अब 4 साल पढ़ लिया है, अब 5-6 साल और पढ़ना है, और मैं एक ही डब्बे के अंदर बंद रह के पीएचडी करूँगा और एक ही टॉपिक के ऊपर, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था, इतना फैसिनेट नहीं किया। तो फिर जो है वो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। जॉब फेयर होता था फास्ट के अंदर, लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे, वो अपनी सीवीज़ वगैरह प्रिपेयर करके और जाके क्वेश्चंस वगैरह पूछना और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या है। तो वहाँ पे मैं एक स्टॉल पे गया, वहाँ पे उनके जो सीईओ थे वो खड़े हुए थे। तो उनसे, मुझे नहीं पता कि वो सीईओ हैं, मैंने वैसे ही पूछा कि थोड़ा सा कंपनी के बारे में क्या है। सही है। तो उन्होंने स्टार्ट इस तरह से किया कि हमारे जो सीईओ हैं वो, उनका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है और ये उन्होंने किया है, और ये पूरी एक स्टोरी बताई, और एंड पे कहा कि असल में वो मैं ही हूँ। तो वो बहुत ही यूनिक चीज़ थी, वो मेरे दिमाग में रह गई। और भी काफ़ी मैं जगह पे गया, लेकिन ये चीज़ जो है मेरे दिमाग में रही। सही है। उनके साथ काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई और अप्लाई 2-3 जगहों पे किया, थोड़ा सा सोचा इसके बारे में। एक चीज़ तो मैंने काफ़ी कंसिडर की थी सिलेक्शन करते हुए कंपनी, उसमें एक चीज़ मैं ये चाहता था कि मैंने टेक्निकल के साथ साथ कस्टमर से इंटरेक्शन भी करना है। ये कैसे ख्याल है? क्योंकि मेरा ये प्लान तो शुरू से ही था कि मैंने अपना बिज़नेस करना है, तो उसके अंदर टेक्निकल्स के साथ साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन और डील करना, बात करना, ये तो ऑब्वियसली ज़रूरी होती हैं बहुत ज़्यादा। तो इस केस में मैंने उनसे बाकायदा क्वेश्चन पूछा कि आपकी जो टीम्स हैं वो कैसे काम करती हैं। उन्होंने कहा कि ऑटोनमस टीम्स होती हैं, उनका प्रॉपर कस्टमर्स के साथ कॉल्स होती हैं, इंटरेक्शन होता है, और वो, तो उससे मैं सेटिस्फाई हो गया। दूसरा ये था कि छोटी कंपनी थी, ये हर बंदे का ओपिनियन डिफरेंट होता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा फ़र्क था इसके बारे में। सही है। उसमें ये था कि छोटी कंपनी होती है तो आप किसी बंदे को फॉलो करते हैं वहाँ पे। बड़ी कंपनी में ना बंदा नहीं होता, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। सही है। सो चूँकि बहुत ही क्लोज निट एक कम्युनिटी सी उनकी आपस में बनी होती है और अच्छा इन्वायरमेंट होता है, ओपन डोर्स, आप जाके क्वेश्चंस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन। तो इन लोगों का, जो उनके सीईओ थे सलमान कुरैशी, उमर सईद और स्पेशली अब्बास यूसुफ़ज़ई, उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा मेरे ऊपर। मैं हर तरह के क्वेश्चन उनसे जाके पूछ लेता था, चाहे वो टेक्निकल हों, चाहे वो टेक्निकल ना हो, चाहे वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्स, कुछ भी हो। मैं उनसे मीटिंग बुक करता था, मैं कहता जी ये मैंने बात करनी है। तो ऑब्वियसली उनकी टाइम की वैल्यू करते हुए कि एक एजेंडा सेट कर। कैसा रिस्पॉन्स होता था उनका? बहुत अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त, ओपन, हर चीज़ डिस्कस करना, गाइड करना और प्रॉपर्ली मेंटरिंग करना, और बेसिकली सोचना कि अच्छा यार। उनको ये डर लगता था कि आप कंपनी छोड़ देंगे उनकी और बिजनेस करना शुरू कर देंगे अपना? रही मैंने हिसाब लगाया, जो बंदा मुखलिस है ना, चाहे अपनी टीम के साथ चाहे क्लाइंट के साथ,
और वो ये कोशिश करता रहता है कि मैं अपनी टीम को कैसे सक्सेसफुल करूं, अपने क्लाइंट को कैसे सक्सेसफुल करूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खुद सक्सेसफुल ना हो। अच्छा। ये मैंने हिसाब लगा लिया। और ऑब्वियसली जब आप अपना 100% दे रहे होते हैं ना, और उस केस के अंदर कोई बंदा, किसी बंदे की एस्पिरेशंस, ड्रीम्स आपके साथ मैच नहीं कर रहे, आप उसको खुद पुश करें कि भाई आप कंपनी छोड़ दो। आपने अगर ये बनना है ना अगले 10 साल में, तो दिस इज़ नॉट द पास, आपको ये करना चाहिए। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, किसी मौके पर अगर हमें लगा कि आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, हम खुद पुश करेंगे कि आपको, ठीक है आप वहाँ जाएँ, वो अपॉर्चुनिटी लें, बहुत ही सिंसियर होके। तो इस चीज़ का बड़ा इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर। अभी भी जो मेरी टीम है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि एक रिलेशनशिप अच्छा हो, कल्चर अच्छा हो, इखलास के साथ उनकी हेल्प करना, वो क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। हर बंदे के ड्रीम्स विल गेट टू दैट। सो अब आप नौकरी पे आ गए, ठीक है। सो आपने कंपनी सेलेक्ट कर ली। मैं अगर समराइज करूँ जो मैं समझा हूँ आपकी बात को, जस्ट टू पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, व्हाट आई हैव हर्ड इज दैट यू हैड योर क्राइटेरिया विच वाज कि तुमने वैसी कंपनी में जाना है जहाँ पर जो है ना और भी चीज़ें मुझे सीखने को मिले, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया भी तुम्हें फ़िल्टर करना हो गया आसान। अगर तुम होते यार किधर जाऊँ, क्राइटेरिया भी क्या रखूँ, इतने ज़्यादा अननोन्स में हो गए तो फिर पता नहीं चलता। तुम्हें पता था कि मैंने बिजनेस करना है, तो मैं एक ऐसी कंपनी में जाऊँ जहाँ मुझे कम्युनिकेशन या मुझे क्लाइंट की समझ भी आए, सेल्स मार्केटिंग की समझ में आए। एंड यू वर लकी दैट यू फाउंड दैट कंपनी। एंड आई थिंक उसको मैं कनेक्ट करूँगा उसके साथ भी कि जहाँ तुम्हें वो CEO की वो बात ही इतनी अजीब लगी कि तुम्हें लगा कि यार कुछ डिफरेंट है, वहाँ से टेंशन आ गई और वो आ गया। और फिर उसके बाद स्मॉल कंपनी के तुमने कहा कि तुम्हारा क्राइटेरिया ये था कि मैं बंदों के साथ ज़्यादा मैं सीख सकता हूँ, प्रोसेसेस में मैं मैन्यूवरिंग नहीं होगी, उसमें चैलेंजेस और तरह के होंगे, लेकिन मैं शायद फंस जाऊँगा एक जगह पे। और मैं इसको तुम्हारे उससे भी रिलेट करूँगा कि तुमने जो मुझे बताया कि रिसर्च का जो बात था, तो उसमें भी तुमने वो एक कन्फाइन उसमें रहने से तुम निकले बाहर, जो कि प्रोसेस में भी होता है एक तरह से, कि प्रोसेस में एक ही तरह की चीज़ें होंगी। और उसमें ज़रा ये था कि एक ही सब्जेक्ट में घुस जाएंगे, एक चीज़ पकड़ के उसी को सोचते रहेंगे। तो यहाँ पे ज़रा वैरायटी, ज़्यादा डायनामिक अप्रोच, तो एवरीथिंग इज़ एडिंग अप सो फार। सो नाउ यू आर ऑन द जॉब, ठीक है। टेल अस अबाउट योर 3-4 ईयर, 4 ईयर्स जो आपने वहाँ लगाए, लर्निंग कैसे हुई, कितनी मतलब डिफरेंट लाइफ थी फ्रॉम नाउ यूनिवर्सिटी। क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमने पहले कहा कि स्कूल से यूनिवर्सिटी डिफरेंट थी, अब यूनिवर्सिटी से निकल के आ गए, अब यहाँ क्या डिफरेंसेस थे, क्या सिमिलैरिटीज़ थी, और क्या मज़ेदार 2-4 कोई एक आधा इंसिडेंट, या क्या क्या सीखा, क्या रहे, कैसे रहे 4 साल। तो शुरू में ऑब्वियसली जब आप यूनिवर्सिटी से आ रहे होते हैं तो जॉब में आपको एक स्केड्यूल फॉलो करना होता है कि सुबह जाना है, शाम को आना है, एक रूटीन होती है। यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस ली, उसके बाद असाइनमेंट चाहे रात को कर लो, सुबह कर लो, एक बिल्कुल। उस तरह से रूटीन नहीं होती। यहाँ ये है कि भी फुल टाइम सुबह से लेके शाम तक जो भी टाइमिंग्स है उसमें आपने ऑफिस आना है, काम करना है, तो वो एक रूटीन थोड़ा सा एक आता है। और एक चीज़ मैं ये कहता होता हूँ कि सेमेस्टर में और इसमें ये होता है कि उसमें 5 कोर्सेज पढ़ने, कभी ये दूसरी क्लास, कभी तीसरी क्लास, कभी कुछ। और जॉब में अब एक ही कोर्स है एक तरह से, और 8-10 घंटे उसी पे लगाने हैं, और पूरा हफ्ता जो है ना 40 घंटे एक ही चीज़ पे लगाने हैं। तो इसमें बहुत सी लर्निंग्स, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को मैं एक चीज़ कहता होता हूँ कि यार अगर हम लोग मैजेंटो डेवलपमेंट में काम करते थे तो मैं कहता था कि यार अगर तुम लोगों को यूनिवर्सिटी में ये ऑफ़र होता ना, तो तुम्हें एक कोर्स होता ही है 5 में से, और तुम लोग उसमें भी सीख लेते हैं, है ना, कि सीख लेता है इंसान। और यहाँ तुम्हें 2-2 साल हो गए हैं एक ही काम करते हुए और तुम्हें जड्डो नहीं आ रही, तो ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है। तो आई थिंक प्रैक्टिकल लाइफ में, इसमें फील्ड में चीज़ें बड़ी तेज़ हो जाती हैं, और साल 2 साल में बड़े बड़े अच्छे माइलस्टोन अचीव करने की टारगेट होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही काम कर रहे हैं आप रोज़ बार बार। तो आप क्या समझते हैं, कैसे रहा आपकी लर्निंग कैसी रही उसमें? सो उसमें शुरू में तो जब आप प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं तो मेरा चूँकि रिसर्च वाला थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, तो मैंने किसी स्टैक पे काम उस तरह से नहीं किया हुआ था। थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन उस तरह से फॉर एग्जांपल रिएक्ट या किसी प्रॉपर फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं किया होता। सही है। तो जिस भी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था वहाँ पे मैं ऑनबोर्ड हो गया, और जो भी स्टैक वहाँ चल रहा था उसको मैंने सीखना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी टीम है वो कितनी सपोर्टिव है। तो आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि बहुत अच्छी कंपनी मिली मुझे, और जो टीम थी बहुत अच्छी थी, सपोर्टिव थी, काफ़ी हेल्प उनके साथ हुई। और एक और चीज़ ये है कि ये वही वाली बात बंदों के साथ, उसमें ये होता है कि अगर हाई क्वालिटी लोग आपके साथ हैं ना,
और आप उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार मैं इस बंदे की पेस मैच नहीं कर पा रहा डिस्कशन में, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कोशिश करते हैं डीप डिस्कशंस करने की और आहिस्ता आहिस्ता आप फिर उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। अगर आप काम ही ऐसे बंदे के साथ कर रहे हैं जो कि इतनी हाई क्वालिटी का नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर आप इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम दैट यू आर इन द रॉन्ग रूम, राइट। तो हमेशा ये था कि तो वो एक्सपीरियंस भी काफ़ी था और उसके साथ साथ यानी कि लेट्स से किसी का 5 साल एक्सपीरियंस है तो वो 5 साल ही था, वो ये नहीं कि 1 साल 5 बार, सही है, वो उस तरह का नहीं था, सही है। अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उनसे लर्न करने को बहुत मिला, तो टीम सपोर्ट करती थी। एक फ़ियर होता है ना कि मैं नई जगह जा रहा हूँ, मेरे से गलती ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए, तो वो हुई भी गलतियाँ हर बंदा करता है। तो वो जो आप सोच कर गए थे कि हाँ खाली कोडिंग ना हो, बाकी चीज़ें भी हो, उसका कुछ लर्निंग हुई आपकी कैसी कि आपने ऐसा एक्सपोजर मिला आपको कि जहाँ क्लाइंट की समझ आई हो और मार्केटिंग और उस तरह की चीज़ें आपने सीखी? हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। शुरू के अंदर तो नहीं था एक्सपोजर, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ट्रेनिंग पे था, मैं सीख रहा था। ऑब्वियसली। कुछ अरसे बाद, मेरा ख्याल है 3-4 महीने के बाद, मेरी पहली क्लाइंट कॉल थी और ऑब्वियसली अच्छा। टीम बैठी हुई थी, सारे लोग थे, मैं भी था और इंग्लिश में बात करनी थी। मेरी सही थी, बस जिस तरह होती है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज पढ़ लिया, सही है। सीख लिया। आई वॉज लिटरली शिवरिंग कि यार मेरी कॉल है, मैं क्या करूँगा। अच्छा। कि पहली कॉल मुझे अभी तक याद है, कॉन्फ्रेंस रूम था, उसमें बैठे हुए थे, इतनी बड़ी स्क्रीन लगाई हुई थी सामने उन्हें और बिल्कुल सामने बैठा हुआ था मैं। उस कॉल में अब्बास थे मेरे साथ ना, तो उन्होंने बड़ा मुझे हौसला दिया कि कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है, पहली कॉल है, कुछ नहीं होता। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू में तो आप इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा बहुत अपने काम से रिलेटेड बातचीत करना शुरू करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप डोमेन की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उनके बिज़नेस में क्या हो रहा है उसमें थोड़ी सी इनपुट देते हैं, वो सब करते हैं। तो ग्रेजुअली प्रोसेस था। तो चूँकि ये एक्सपोजर मिला और आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस चीज़ से सीखा, तो इससे बड़ा फ़ायदा हुआ। ठीक है। सो फाइनली 3-4 साल अब चल रहा है काम, नौकरी हो रही है, ज़बरदस्त काम चल रहा है। अब सोचा था कि अपना काम करूँगा, वो फैसला फिर उसके बादल कब आने शुरू हुए, मंडलाने शुरू हुए कि जी अब टाइम आ रहा है, टाइम। हाउ डिड यू फाइंड आउट दिस इज़ इनफ एक्सपीरियंस नाउ एंड आई नीड टू मूव ऑन? अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मेरी सलमान भाई से बात हुई थी वो उस जॉब फेस्टिवल पे, तो उसी वक्त मैंने उनसे ये कह दिया था कि मैंने इवेंचुअली करना यही है, राइट। उसी वक्त। तो ये हमारी डिस्कशन हुई थी और बीच बीच में डिस्कशंस होती रहती थी। जिस तरह मैंने कहा ना कि मैं क्वेश्चंस पूछता रहता था, क्योंकि ऑब्वियसली उनका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा है। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि कहीं अगर एक तो ये ना कि मीटिंग लेके, एक ये कहीं वैसे भी बैठे हैं ना, तो बंदा बैठा हुआ है, पकड़ लो बस, जितना आप फ़ायदा ले सकते हैं उससे, क्वेश्चंस पूछें, डिस्कशंस करें। तो वो मेरी कोशिश ये होती थी, कहीं पे कोई मेरे से सीनियर बंदा है या इस तरह का है, मैं बैठ जाता था साथ, क्वेश्चंस करना, पूछना, उनसे ये डिस्कशन मेरी चलती रहती थी। उनको आइडिया था कि इसका ये प्लान है। तो बाय द टाइम मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये बात करनी शुरू की कि मैं ये चाह रहा हूँ इस तरह से करना। तो उसमें सबसे पहली चीज़, एक तो आपकी ख्वाहिश है ना कि मैंने ये करना है, एक उसकी फिजिबिलिटी होती है, और वो जो करेज होता है, वो डिसीजन लेने का करेज, वो मुश्किल काम होता है। ठीक है, उसके अंदर ऑब्वियसली आपको एक डिपेंडेंसी आपकी क्रिएट हो चुकी होती है, फाइनेंसेस देखने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, और एक अनसर्टेनिटी होती है कि अच्छा जॉब तो है कि बस ठीक है चल रहा है, अब एकदम से आप जंप करेंगे तो आगे कुछ नहीं पता क्या होगा। तो मैं दोस्तों से मिलता रहता था, काम वगैरह, जो मेरे साथ के दोस्त थे जो फ्रीलांसिंग कर रहे थे, उनसे इंटरेक्शन था, बातचीत थी। तो मैं रिसर्च वगैरह, डिस्कशंस, बातचीत मेरी थी थोड़ी बहुत। ठीक है। तो जब 3-4 साल हुए तो फिर मैंने थोड़ा सीरियसली सोचना शुरू किया इसके बारे में, और फिर मैंने कंपनी से भी बात की। तो 3-4 साल के बाद थोड़ा सा देखना शुरू किया। तो इनसे जब बात हो गई, उसके बाद जब नोटिस पीरियड शुरू हुआ, तो उसी दौरान ही मेरा एक मैंने सेविंग कर ली थी थोड़ी सी, ताकि एक मेरे पास रनवे हो, बैकअप हो, ताकि ठीक है मैं 4 महीने तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, नहीं हुआ तो दोबारा जॉब कर लेंगे, कुछ नहीं होता, एक ट्राई तो करें ना। और उस वक्त मैंने ये भी सोचा कि अभी मैं, उम्र भी कम है, आई कैन पुट इन द वर्क, मैं रातों को भी जाग सकता हूँ, मैं एफर्ट कर सकता हूँ, लाइबिलिटीज़ नहीं है इतनी, तो इट्स वर्थ द रिस्क, राइट। ठीक है। तो और थोड़ी बहुत एक सेविंग्स भी कर ली, बैकअप हो गया 3-4 महीने का। चलो 3 महीने ट्राई करते हैं, नहीं हुआ तो वापस जॉब कर लेंगे, जॉब तो कहीं नहीं जा रही। राइट।
तो इस सोच के साथ किया, और अल्लाह का शुक्र है नोटिस पीरियड के दौरान ही मैंने उनसे बात कर ली कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इस तरह से काम स्टार्ट हो गया। तो अब जॉब ख़त्म हो गई और प्रोजेक्ट चल रहा है। जॉब ख़त्म हुई है, उसके 1-2 महीने के बाद वो प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो खत्म गया। हो गया। ओके। तो वो जो टाइम था ना, बहुत डिफ़िकल्ट था कि एक तो ये है कि अनसर्टेनिटी है, फिर आपको पता है कि ज़िम्मेदारियाँ भी हैं और एक बैकअप भी कंज्यूम हो रहा है बहुत तेज़ी से। तो फिर हाथ पाँव मारना शुरू किया, आपसे भी बहुत डिस्कशन हुई उस दौरान, और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इधर उधर हर जगह। तो बस हाथ पाँव मारते मारते कोई 1-2 प्रोजेक्ट इस तरह के और मिल गए, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म। और मेरी कोशिश ये होती थी कि मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज रहें, यानी कि कम से कम हो, बाकी मेरा बैकअप में जाता रहे, ताकि जो वो टाइम होता है ना जब कुछ भी नहीं होता, जब जब सर्दियाँ होती हैं, जाड़ा होता है तो, तो उस वक्त थोड़ा मैं सस्टेन कर लूँ। तो इस तरह करते करते जो है वो थोड़ी सी एक सस्टेनेबिलिटी आ गई। फिर एक आध प्रोजेक्ट थोड़ा सा अच्छा मिल गया, तो वहाँ से फिर काम थोड़ा सा बेहतर शुरू हो गया, फिर टीम भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना शुरू हो गई, ये सब। अच्छा, तो मुझे आसान एक सवाल है, अब ये ज़रा आप समझ लें कि मैंने सरप्राइज सवाल आ रहा है आपके लिए, ठीक है? अब प्रॉब्ली मेरे, चूँकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा दिल के करीब है और ये एक तरह से टफ क्वेश्चन है। वो ये है कि आई हैव बीन ऑन द अदर साइड ऑफ दिस दिस जर्नी, कि जहाँ पर मैंने कंपनी स्टार्ट की। नाउ यू आर ऑन द सेम साइड एज वेल एंड यू आर अ बॉस योरसेल्फ नाउ। लेट्स से यू आर गोना हायर समवन। पहला क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक कि आप जो आपके बॉस थे, जो कि बड़े ओपन थे अबाउट यू स्टार्टिंग योर कंपनी एंड दे वुड टेल यू एवरीथिंग, आप क्या उसको रेप्लिकेट कर पाओगे अपनी, गिवन कि हर बंदा उतना कंफर्ट में या उतना, यानी उसकी जो सिचुएशन होती है कंपनी की, प्रोजेक्ट्स की जो सपोर्ट उसको चाहिए होती है एम्प्लॉयज़ से, पहले ही प्रोजेक्ट थोड़े होते हैं और इंसान एक स्ट्रगल कर रहा होता है कि यार मैं क्या क्या करूँगा, तो मेरी टीम काम करती रहेगी तो मैं कुछ कर सकूँगा अगले फ्रंट पे, लेकिन अगर टीम भाग जाएगी मैं फिर मुझे खींच के वापस प्रोजेक्ट में घुसेड़ देगी, तो मैं कैसे उसको मैनेज करूँ? तो यू एक्सपेक्ट योर टीम नॉट टू लीव एंड इन रिटर्न यू आर नॉट लाइक ऑलवेज थिंकिंग कि ये बस इनको मैं निचोड़ ही रहा हूँ। यू माइट हैव गुड प्लान्स फॉर देम, but they may be long term, and you want them to make you successful so that you can also share that success with them and all that, but along the way people can't wait, they have to move on. तो आपसे मैं पूछूंगा, पहला पार्ट उस क्वेश्चन का ये है कि what type of boss you will be given कि now you are your decision, you are on the other side of the picture. तो इस बारे में शायद कुछ एक्सपीरियंस हो भी गए हो, ऑलरेडी नहीं हुए तो अगर, और लेकिन द वे यू थिंक इन फ्यूचर आपको पता है कि ये होगा, तो व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स या हाउ वुड यू हैंडल दैट पार्ट? पहला पार्ट। दूसरा सवाल इसका पार्ट एक और हाँ, भी है। इसमें जिस तरह मैंने पहले कहा कि जहाँ मैंने काम किया उन लोगों का काफ़ी इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर, और था, मतलब है बेसिकली। तो मैंने ये चीज़ लर्न की कि आप किसी बंदे को ना रोक नहीं सकते, ठीक है? अगर आप उनकी हेल्प करें जेन्युइनली, मुखलिस होके कि यार ठीक है, ये उसकी ड्रीम्स है, ये उसकी एस्पिरेशंस है, हैव अ क्लोज कनेक्शन, रेगुलर मीटिंग्स हो, उनकी खुद हेल्प करें कि अच्छा यार आप ये करना चाहते हो, ठीक है, हेयर हाउ आई कैन गाइड यू, ठीक है? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, मैंने कुछ ऐसे, क्योंकि अब मेरा सर्कल थोड़ा सा फ़र्क हो गया ना, अब ज़रा जो कंपनीज़ के CEO वगैरह हैं उनसे मुलाकात होती रहती है, तो अब थोड़ा सा मुझे कुछ लोगों से ऐसी फीलिंग भी आती है कि एक क्लोज्ड सा होता है कि एक एडवर्सरी समझना शुरू कर देते हैं लोग कि ओहो, उस केस में क्या होता है कि लोग छुपाते हैं फिर आपसे, लोग, क्योंकि जिसने करना है वो कर जाएगा, लेकिन चूँकि आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, अभी भी मेरा उन लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। मैं जाता हूं, मिलता हूं, मुझे गाइड करते हैं, मैं पूछता हूं उनसे कि मुझे ये मसला आ रहा है, मैं क्या करूं, बहुत ओपनली गाइड करते हैं। इवन जो सेल्स की चीज़ें होती हैं मैं उनसे पूछ लेता हूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इस तरह से एक अच्छी डिस्कशन होती है। तो इसका क्रक्स ये है कि एक अच्छा रिलेशनशिप हो बंदों के साथ और उनको हेल्प करें कि अच्छा ठीक है आप क्या करना चाहते हैं। इस केस में क्या होगा कि आपको आइडिया होगा कि इस बंदे का क्या आगे प्लान, मतलब यानी कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं उनको जॉब पसंद होती है, वो अनसर्टेनिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, तो जॉब उनके लिए है। और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने करना ही ये होता है, वो जो मर्ज़ी कर लें, उन्होंने एंड ऑफ द डे यही करना है। उनको आप हेल्प करें,
रोकने से कुछ भी नहीं होगा, रोकने से कोई फ़ायदा नहीं। Okay, so what I'm hearing is that I think you had a good influence in this at the start, and that because that helped you shape your career better, you think and you believe that now you will look at things in the same way. And you also mentioned कि आपका एक बिलीव बन गया हुआ है कि अच्छे अच्छे मैं अगर सही काम कर रहा हूँ या मैं लोगों के लिए सोच रहा हूँ तो मैं सभी ठीक ही होगा. तो you have that courage, and then there's positive mindset, right? And little bit of like मतलब थोड़ी क्लैरिटी भी है कि यार मैं रोक के कितना रोक लूँगा, तो बजाय उसमें मतलब ओके. बट हियर इज अनदर क्वेश्चन दैट इज एक्चुअली जेन्युइनली बिलीव इन दिस क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन जो है ना ये मतलब इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा वो है कि अगर हर कोई अपना काम करेगा तो इंडस्ट्री कैसे बनेगी. ठीक है, गुड। क्योंकि सारे ही मुझे लग रहा है कि सीईओ बनना चाहते हैं. हर कोई जो निकलता है वो कहता है मैंने सीईओ बनना है. और आपने अगर अपनी कंपनी ग्रो करनी है तो आपको 100 सीईओ नहीं चाहिए अपनी कंपनी में, आपको 100 डेवलपर्स चाहिए. व्हाई वुड दे वर्क फॉर यू? व्हाई वुडंट दे वांट टू वर्क फॉर देमसेल्व्स? तो इस माइंडसेट को आप कैसे देखते थे पहले और आज, जब आप इस तरफ आ गए और अब आपने जो है ना ग्रो करना है? सो इसमें ये है कि अब थोड़ा सा ट्रेंड ये शुरू हो गया है कि आपस में कोलैबोरेशन शुरू हो गई है कंपनीज़ की आपस में. ठीक है, इंडिया में ये बहुत होता है, उन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया होता है पीछे, और वो कह सकते हैं कि हमारी 1000 मेंबर्स की टीम है. ठीक है, लेकिन वो एक ग्रुप सा बना होता है बैक एंड पे. ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा इन्वायरमेंट पाकिस्तान में शुरू हो गया है. इवन जिस लेवल पे हम हैं, छोटे लेवल पे भी, तो मेरे साथ के दोस्त हैं जिनकी इवन 20-30 की भी कंपनी है, तो वी कैन हैव कॉन्ट्रैक्ट्स विद देम कि ठीक है, ताकि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए बड़ी टीम्स चाहिए वो हम इस तरह से डिलीवर कर सकें. तो इसमें तरीका यही है कि आपस में कोलैबोरेशन हो. ठीक है, और उसको बट हाउ डज दैट चेंज द सिचुएशन? फॉर एग्जांपल अब देखें ना, एक बंदे आपने 10 बंदे हायर किए हुए हैं, किसी और ने भी 10 बंदे हायर कर लिए, किसी और ने भी 10 बंदे हायर कर लिए हैं. अब जो है ना 4 छोटी कंपनीज है, अब उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तो वही रहेगा क्योंकि अल्टीमेटली एक पीस ऑफ द पाए मिलेगा, वो 4 लोग खाना चाहते हैं. अब उन चारों ने पहले अपना हिस्सा बांटना है, फिर उन्होंने उस हिस्से को अपनी टीम से काम करवाना, उसी में से टीम की सैलरीज देनी है और ख़ुद से भी काम करना है, राइट? तो पहले में और अब में क्या, वो जो डेवलपर नीचे बैठा हुआ है वो डेवलपर क्यों नहीं काम कर रहा था अपनी कंपनी के लिए? क्योंकि वो ग्रो करना चाहता था फाइनेंशियली. ठीक है, उसने अपनी कंपनी को छोड़ा करके मैं अपना काम करूँगा, मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँगा. अब वो अगर अपना काम कर रहा है तो उसने 5 बंदे रख लिए, 6 बंदे रख लिए, थोड़े पैसे उसको ज़्यादा मिल रहे हैं. लेकिन अगर उसको फिर कंपनी से ही काम आना है साइड से, तो वो कंपनी जब दूसरे को काम देगी तो फिर उसका पोर्शन कम हो जाएगा और उससे आगे भी देना, तो उसको कितना बच जाएगा? तो ये क्या प्रॉब्लम परसिस्ट करेगा और या फिर आपके ख्याल से सॉल्व होगा एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट से? डू यू थिंक कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बैलेंस हो जाती है कि यार ये इसी में फ़ायदा है भाई, वैसे तो होना नहीं काम? या आपके ख्याल से लोग, ये 2 माइंड सेट्स है, कुछ लोग वो हैं जो अलॉन्ग द वे रियलाइज़ करके अपनी एक्सपेक्टेशन को लो कर लेते हैं, कुछ में भी फाइट ही करते रहते हैं कि यार हमने टीम ही बनानी है भाई, पैसे नहीं बचेंगे वरना देखी जाएगी, रखी जाओ, बांधो, कॉन्ट्रैक्ट करो, बेनिफिट्स दो, लाइक उनको उनके माइंड जो वजह छोड़ने की, उनकी पेन्स को कम से कम रखो ताकि वो छोड़े ही ना. ठीक है ना? और या फिर आपके ख्याल से कुछ और है, मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग? सो इस केस में जो आपने ये बात की ना कि ये मसला सॉल्व कैसे होगा, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट वगैरह, तो इस केस के अंदर ऑब्वियसली जब 2 कंपनीज, जिस तरह हम लोग भी किसी वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये अंडरस्टूड होता है कि ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन कर रही है उसका ज़्यादा कट होता है उसके. ठीक है, लेकिन उसमें फ़ायदा ये होता है, लेट्स से इफ़ आई हैव कॉन्ट्रैक्ट्स विद लेट्स से 4 वेंडर्स, तो मेरे पास ऑप्शन है और मेरे पास कैपेसिटी भी है कि हम उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके काम कर सकते हैं. तो उसके अंदर एक एक्सपेक्टेशन यही होती है कि अच्छा ठीक है, सस्टेनेबिलिटी के हद तक तो चलती रहे बात, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि जब मेरे पास काम होगा तो उसकी भी यही एक्सपेक्टेशन होगी. ठीक है, तो तो कीप द बॉल रोलिंग, एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन सेट करके इस तरह से काम बढ़ाया जा सकता है. सो मेरा ख्याल ये है कि तरीका यही है.
अगर हर बंदा अपनी कोई करेगा तो ऑब्वियसली जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे होता है उसके लिए एक ब्रांड चाहिए होता है। अब या तो ये है कि सारे मिलके एक ब्रांड बना लें और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाएं, वो सब कर लें, वो फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली थोड़ा सा हर बंदा नहीं, बहुत लोडेड हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए तरीका ये है कि आपस में कोलैबोरेशंस हों, आपस में टीम्स हों प्रॉपर तरीके से हो, ताकि आप पाकिस्तान को और अपनी कंपनी को या अपने ग्रुप को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकें और अच्छे ग्रुप इवेंचुअली फ़ायदा सबका ही हो रहा है ना। ठीक है, अच्छा एक आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, वो ये है कि आपने जब सोचा था कि मैं अपना काम करूँगा, अब आपने स्टार्ट कर दिया है, अब आपको फाइनल स्टेजेस पे आप हैं कि नाउ इफ़ यू गेट लकी हियर, इफ़ यू बिकम if you start getting opportunities and you do everything right, then you will be, you will have achieved your goal and your dream कि जो आपने बनना था. But now that you are in, now you realize कि इतना आसान नहीं है, ठीक है, सेल्स करना कैसे होगी, क्या करना है. What would you recommend to somebody who is, let's say, aspiring to become an entrepreneur या सर्विसेज में अपना वो काम शुरू करना चाहता है, हायर करना चाहता है, तो उसको जो सेल्स से रिलेटेड रिस्क्स हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने शुरू में कहा था कि मैं मार्केटिंग और सेल्स नहीं जानता था, मैं क्लाइंट नहीं जानता था, इस तरह की चीज़ें, तो मैं अपनी कंपनी नहीं शुरू करनी भाई. तो लेकिन आपने वो जब जान लिया, आपको लगा कि मुझे क्लाइंट की समझ आ जाती है, मैं क्लाइंट मैनेज कर लूँगा, तो आपने स्टार्ट कर लिया. अब आपको ये फिगर आउट करने में फिर भी स्ट्रगल हो रही है कि यार क्लाइंट आएगा कहाँ से. तो उस वक्त बस सोचते हैं अपवर्ड कर लूँगा, ये कर लूँगा, लेकिन वो नहीं चलती तो फिगर आउट नहीं कर पाता, तो इससे फिर ब्रेक लगती है. तो अब एक बंदा जो कह रहा है कि यार मैं भी हसान भाई की तरह जो है ना 3-4 साल नौकरी करूँगा, फिर मैं कर लूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो पहले कर ले बिफोर जंपिंग इनटू दिस, ताकि उसको फिर इतना मसला ना हो जितना फिर अंदर आके मसला होता है. डू यू थिंक एनीथिंग कैन यू रिकमेंड, या ये करके ही आती है और आएंगे तो फिर देखी जाएगी और बस फिर? हाँ, इसमें दोनों चीज़ें, कुछ चीज़ें पहले कर लेनी चाहिए, कुछ चीज़ें पहले हो नहीं सकती. ठीक है. जो पहले कर लेनी चाहिए वो ये है कि चूँकि आप टेक्निकल साइड पे हैं, एक तो ये है कि जिसने ये सोचा हुआ है ना कि इस तरह करना है, उसको एक फील्ड में डीप जाने की बजाय ब्रेथ पे फोकस करना चाहिए. ठीक है. पहली चीज़, मैं बड़ा अपने आप को लकी समझता हूँ कि जिन प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया उनमें टीम्स छोटी थी, तो उसमें रोल्स उस तरह से नहीं थे कि ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है. तो मैं फ्रंट एंड भी कर रहा होता था, बैक एंड भी, डिप्लॉयमेंट भी, AWS, माइक्रो सर्विसेज, ईच एंड एवरीथिंग, टेस्टिंग भी खुद ही, क्योंकि 2 से 3 बंदे होते थे. तो उससे एक बड़ा ब्रेथ मुझे मिली उससे पूरा जो लाइफ साइकिल है ना, शुरू से लेके और क्लाइंट के साथ बात. अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि बी ए फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक के अंदर टेक्निकल से हट के कम्युनिकेशन भी अगर इसमें आप ऐड कर लें. अच्छा, सारी चीज़ें. सो कम्युनिकेशन इसमें, और अगर आर यू लिंकिंग इट विद योर चांसेस ऑफ सिक्योरिंग द क्लाइंट, मतलब कि आप ये, मुझे लग रहा है आपकी बात से कि अगर आप यूर फुल स्टैक डेवलपर, यू नो हाउ टू टॉक, तो उसके बाद आपकी जो मिसमैच की जो वो मतलब साइड है ना, वो कम से कम हो जाएगी उसके चांसेस. क्योंकि अगर वो आपसे पूछ ले फ्रंट एंड आता है और आपको जी नहीं वो तो नहीं आता, तो वो कहेगा नहीं है मुझे तो वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए. तो आप जितनी चीज़ें मैच होती जाएंगी उतने चांसेस बढ़ जाएंगे, तो आपकी सेल्स में प्रोजेक्ट लेने में आपको हेल्प हो जाएगी. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? हाँ, इसमें एक तो ये चीज़ है, बिल्कुल आपने सही कहा. दूसरी चीज़ ये है कि अगर लेट्स से कहीं पे आपको रोल ऐसा मिल रहा है जो कि सिर्फ बैक एंड है, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपैंड करें. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बैक एंड में कर रहा हूँ, मैं फ्रंट एंड सीखना शुरू कर दूँ साथ थोड़ा, ठीक है, और फिर वहाँ थोड़ा सा एक्सपैंड करूँ. और क्लाइंट्स के साथ भी ये कि अच्छा ठीक है, आप एक डोमेन में काम कर रहे हैं, ज़िम्मेदारी उठाएं उनकी. ठीक है, लेट्स से आप मुझे पे नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ. ठीक है, तो मैं मतलब मेरा ये ओपिनियन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फर्स्ट, दैन द कॉम्पनसेशन और द रोल. ठीक है. सो ज़िम्मेदारी पहले उठा लें. फॉर एग्जांपल एक के साथ हमने काम किया, मैंने उनके साथ काम शुरू किया था एज अ बैक एंड इंजीनियर और AWS आर्किटेक्ट. तो आहिस्ता आहिस्ता मीटिंग्स हुई, उनका काम अच्छा चला. अभी मैंने उनसे मीटिंग की, मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या बिज़नेस है, क्या काम करते हैं, उसने एक्सप्लेन किया. तो उस जब उसने एक्सप्लेन किया ना, तो मुझे उसके प्रोसेस में प्रॉब्लम्स नज़र आई. प्रॉब्लम ये थी कि उनकी कुछ टीम्स बाहर बैठी हुई थी, एक टीम कहीं और थी, एक टीम कहीं और थी, और वो जो क्लाइंट था वो नॉन टेक्निकल था, तो वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा था सही तरह से. और उसके जहन में एक टाइमलाइन थी कि अच्छा मैं 6 महीने में इसको लॉन्च करना है. तो मैंने उसको फिर कहा कि भाई जिस तरह आप सोच रहे हैं ना, इस तरह से ये नहीं चल सकता. आई कुड सी द प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैंने
सिमिलर काम किया हुआ था पहले, जो आइडिया था। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये ज़िम्मेदारी मैं उठाने को तैयार हूँ, एडिशनल है, आप कंपनसेशन ना दो, पैसे ना दो, लेकिन ये मैं कर लेता हूँ आपके लिए। तो जैसे जैसे उर्दू ज़बान में हम कहते हैं कि उसको आदत डलवा दो अपनी। सो मुझे आप ओके, तो सेकंड पॉइंट यू आर सेइंग इसके यानी ये माइंडसेट लेके आओ बिजनेस में, अपने आप को तैयार रखो कि तुम्हें जब बिजनेस में जाना है तो तुम बस 2+2 की तरह नहीं सोच सकते। तुम्हें अगर एटीट्यूड ये बन गया, इसके लिए समझ आ गई, ये करेज आ गई, ये पेशेंस आ गया, पेशेंस आ गया कि मुझे कोई दफ़ा काम ऐसे भी करना पड़ जाएगा लॉन्ग टर्म सोचने के लिए, तो ये चीज़ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप हर बात में ये सोचो कि मुझे पैसे तो दे देंगे, मैं काम नहीं करूँगा तो सेल्स आपकी फिर नीचे चली जाएंगी। ऐसे तीसरा, इसमें एक और एलिमेंट मैं आपसे जो स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, इज देयर एनीथिंग दैट यू कैन लर्न और यू कैन फिगर आउट कि यार, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपवर्क में आपको लगता है कि मैंने काम करना है जब मैं अपनी कंपनी खोलूँगा, तो क्या मेरे पास कोई तरीका है कि मैं ये पहले चेक ही कर लूँ कंपनी खोलने से पहले कि अपवर्क चलता भी है कि नहीं, या मेरी प्रोफाइल एक हद तक पहुँच जाए, जब मुझे रोज़ की 3 लीड्स आनी चाहिए, इन्वाइट आने शुरू हो जाए, या जब मैं इतना हो जाऊँ इस काबिल कि मैं प्रपोजल लिख के जमा कराऊँ अपनी जॉब करते हुए, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मुझे कोई काम आता भी है कि नहीं, और बजाय इसके कि मैं कहूँगा नहीं ये मैं खोल लूँगा कंपनी, जब तो अपवर्क का अकाउंट बनाऊँगा उसके बाद मैं बना ही लूँगा और मैं शुरू हो जाऊँगा तो मुझे क्यों नहीं काम मिलेगा। तो इस तरह यानी, और या कोई भी चैनल जो आप सोचते हो सेल्स का, क्या आपके ख्याल से वो उसका मतलब वो पहले आ जाना चाहिए फिर कंपनी बनाए, या कंपनी बना लें नहीं तो कभी नहीं बना पाएंगे और शुरू कर दें, यानी किस तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइन करते हो कि जज्बातियत ना हो और प्रैक्टिकलिटी हो, और लेकिन ये कि बैलेंस भी हो, फियर भी ना हो बहुत ज़्यादा। सही। हाँ, तो जैसा मैंने ये पहले अर्ज़ किया कि टेक्निकल साइड में जितना आप सीख सकते हैं, वो स्टैक सीख बिल्कुल लें, ठीक है, कम्युनिकेशन सीख लें, वो साइड अपनी आप पूरी कर लें। बिल्कुल ठीक है, पीछे रह जाती है सेल्स, ठीक है। वो चूँकि आप टेक्निकल रोल में हैं, वो आप पहले कर नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए फिर ये है कि कोर्सेज़, मैक्सिमम आप कोर्सेज़ कर सकते हैं, ठीक है, बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम आप यही कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना, वो असल शुरू करके ही समझ आती हैं, ठीक है, वो ऐसे नहीं आ सकती। उसका तरीका ये है कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करें, लीडरशिप का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लाइंट मैनेजमेंट का होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी, टेक्निकल साइड अच्छी, फिर कुछ अरसे की सेविंग्स और फिर जस्ट जंपिंग, ठीक है। तो इसमें आपके दोस्त, आपके जो बैचमेट थे 5 साल हो गए हैं, तो उसमें हैव यू सीन फेलियर्स वेयर पीपल हैव गिवन अप एंड सेड कि यार नौकरी कर लो, या आपके ख्याल से लोग स्ट्रगल सबने की लेकिन निकल भी जाते हैं, तो चांसेस कोई, अगर मैं एक नंबर में ऐसे एक बॉल पार्क नंबर कि जी इतने परसेंट मेरे ख्याल से सक्सेस रेट होता है अगर आप सरवाइव कर जाएं, यानी कि अगर आपने 6 महीने का रूम रखा हुआ है अपने लिए, या एक सेट मतलब एक दिन का रूम नहीं है, महीने का नहीं, 6 महीने आपके पास पैसे हैं, फुल स्टैक आप हो गए हैं, ट्रेनिंग आपकी हो रही है, ये सब कुछ हो गया हुआ है, उसके बाद आप लगे रहेंगे ना तो मैजिक हैपन्स, कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ डेटा आपके पास इकट्ठा हुआ है अपने दोस्तों में, या अच्छा, इसमें डेफिनेटली ये चीज़ तो है कि जिसने अपना जो इनकरेजिंग हो हाँ, कि यार वो भी बच गया था, मैं भी बच जाऊँगा। जिसने अपना गोल बनाया होता है ना कि मैंने बस यही करना है, वो कर लेता है। ठीक है, जिसका ये होता है ना कि अच्छा देखते हैं, चल गया ठीक है, नहीं चला तो नहीं। ये मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं ना, तो फिर इट्स ईजियर, और समटाइम्स आप ईजियर पाथ चूज़ कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ट्राई किया, चल गया, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये सोच लिया है कि अच्छा मैंने करना है, मुश्किलात आएंगी, ठीक है, हर तरह की। कभी आप डाउन फील करेंगे बहुत ज़्यादा, कभी डिप्रेशन भी होगी, कभी बहुत खुशी वाला दिन होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो मैंने बड़ा अपने ऊपर इस चीज़ पे काम किया कि अपने इमोशंस को मैनेज करना, ये बहुत अहम चीज़ है कि इसकी एक्सपेक्टेशन पहले से बना ली जाए कि भाई ये होगा, लोग आएंगे जाएंगे, दैट्स परफेक्टली फाइन। इमोशंस ऊपर नीचे होंगे, कभी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, कभी कोई प्रोडक्ट चला जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपके जहन में एंड गोल है ना, तो आप उसको मैनेज कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ, ऑब्वियसली आप ये नहीं चाहते कि आपकी फैमिली सफ़र करे उससे, लेकिन एक बैरियर के अंदर रहते हुए जस्ट आप फिर कर लेते हो। अच्छा, एग्जांपल्स की बात की आपने, दोनों तरह के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिन्होंने ट्राई किया, अपवर्क से स्टार्ट किया, कोशिश किया, नहीं हुआ, उन्होंने वापस से जॉब शुरू कर दी, या ये है कि किसी और के साथ मिल के पार्टनरशिप के अंदर काम शुरू कर दिया। कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जो सक्सेसफुल भी हुए और काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपने बैच में देखूं तो 2 या 3 ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि सक्सेस की हैं, ठीक है। 2 तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने
अपना मुश्किल वक्त गुजार के अब वो स्टेज पे हैं कि दे आर सस्टेनेबल। तो अच्छी एग्जांपल्स भी हैं। बाकी जो फेलियर्स हैं वो कोई डिस्कस नहीं करता, तो उसका डाटा इतना होता नहीं है। सही है। सक्सेस तो सबको नज़र आ जाती है। हाँ तो फेलियर्स हैं वो करीबी जो दोस्त हैं वो आपस में बात कर लेते हैं, बाकी तो ठीक हो गया। वन वेरी लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, कि इंडस्ट्री पाकिस्तान की जब आप होलिस्टिक अब जूम आउट करें, सो इट्स बियॉन्ड हसान, इट्स बियॉन्ड इदरीस, it's your experiences and the way you form an opinion about the entire picture. ठीक है, अच्छाइयाँ क्या है 2-3 जो इनकरेजिंग है, और टेंशनें क्या है जो कि बहुत ही डिस्करेजिंग है, 2-3 वो बता। अच्छा, इसमें अच्छाइयाँ में से अगर शुरू करें तो सबसे पहली चीज़ तो टैलेंट है। टैलेंट जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छे लोग, ऑब्वियसली हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन अगर आप ढूंढने जाएं तो आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं, और वाकई इंटेलेक्चुअल और उस लेवल के लोग बिल्कुल हैं यहाँ पे, अवेलेबल हैं। और जो लोग इस तरह के हैं वो अच्छी जगहों पे अच्छा इम्पैक्ट वाला काम कर भी रहे हैं। ठीक है, तो टैलेंट तो डेफिनेटली है। एक और अगर हम देखना चाहें तो एक टैलेंट आपने बताया, उसके अलावा आपके ख्याल से क्या इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्योंकि इतने लोग एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, कंपनीज बन रही हैं, तो डू यू सी इट एज अ पॉजिटिव थिंग कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स मैच्योरिटी, कि जब जितना हम ज़्यादा ट्राई करेंगे, जितना ज़्यादा हम सीखेंगे, फेलियर्स होंगे, तो हमें समझ आएगी कि हमारी ज़रूरत क्या है। सो साइज़ और स्केल की वजह से और जो इंट्रैक्शंस होना शुरू होते हैं, जो हो रहे हैं, कंपनीज बहुत कुछ ट्राई कर रही हैं, देयर आर कंपनीज हू वांट टू बिल्ड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड लाइक थाउजेंड्स एंड 80,000 पीपल कंपनी, और इस तरह के लोग बात करते हैं। हाउ डू यू सी दैट? ठीक है, ग्रोथ और पोटेंशियल तो डेफिनेटली है। अगर आप अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को थोड़ा सा देखें ना, तो आपको ना कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर एक ट्रेंड सा नज़र आएगा कि फॉर एग्जांपल इंडिया में शुरू में वो कॉल सेंटर से और सर्विसेज से काम स्टार्ट हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते वो ग्रो करते करते अब वो स्टार्टअप्स, प्रोडक्ट्स और उस तरफ चले गए। सो एक मेच्योरिटी की स्टेज होती है। तो हम लोग, मेरा ख्याल, थोड़ा सा भी उससे पीछे हैं। कॉल सेंटर काफ़ी पीछे, कॉल सेंटर वाले फेज से निकल चुके हुए हैं, सर्विसेज वाली साइड पे हैं। अब यहाँ से ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उसके साथ पॉपुलेशन भी ऑब्वियसली, क्योंकि इस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल है वो बेसिकली आपका ह्यूमन टैलेंट ही है ना। तो अब वो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से हो। ठीक हो गया। तो और नेगेटिव जो आप वरी करती है, या सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वी नीड टू बिल्ड ब्रांड पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मसले हैं, मैं अक्सर बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ यूएस के अंदर। फ़िलीपींस की तारीफ़ें हो रही हैं, वियतनाम्स, यूक्रेन, इंडिया, उन्होंने एक ब्रांड बना लिया हुआ है। इंडिया का तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, हर जगह ही वो लोग गए हुए हैं। हमारा अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की हरकतों की वजह से, और कुछ ये कि एक मीडिया के लेवल पे भी ओवरऑल देखा जाए तो उस तरह से ब्रांड नहीं बना हुआ कि लेट्स से एक सिनोनिम हो जाए ना बात कि अच्छा अगर सर्विसेज करवानी है, आउटसोर्स करना, तो पाकिस्तान है। तो उस चीज़ को बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत है। मैं वैसे आपको एक बात बताऊँ, आई हैव रिसेंटली हैड फ्यू कॉन्वर्सेशंस विद सम लीड्स, तो मुझे कंसिस्टेंटली इस तरह का फीडबैक मिल रहा है कि दे हैव नाउ स्टार्टेड सीइंग नाउ कि पाकिस्तान में ना कुछ जोश ज़्यादा हो गया, और पाकिस्तान में जो लोग आ रहे हैं, मतलब उनके सामने वो ज़्यादा सीरियस या ज़्यादा क्वालिटी, और एक चीज़ कही गई कि उनके अंदर इंटेलेक्ट ज़्यादा है, यानी कि इस सेंस में कि उनको बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, या बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज करने वाले लोग नहीं होते, जो कि अगेन हमारा साइज़ बहुत छोटा है, इसलिए मेरे ख्याल में तो कंपैरिजन हो नहीं सकता। लेकिन अदर ऑप्शंस जो देख रहे हैं वो उनमें पाकिस्तान के लोग ज़रा ज़्यादा स्मार्ट उनको फील हो रहे हैं, दैट्स इनकरेजिंग, बट आई कांट एग्री मोर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और चीज़ जो सबको सोचनी चाहिए, जो इंडस्ट्री का पार्ट है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी काम करें पाकिस्तान का नाम ख़राब ना करें, ये सबको नुकसान देगा। ठीक है, आप बेशक शॉर्ट टर्म में पैसे कमा लेंगे, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, सबको पता है इंडस्ट्री में किस तरह से चल रहा है। आप शॉर्ट टर्म में पैसे कमा लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर सबका नुकसान है इसमें। तो सो बेसिकली लेट्स बिल्ड ब्रांड पाकिस्तान, एंड देन कलेक्टिवली सबका सोचे ताकि पूरा मुल्क ऊपर जाए। Awesome. बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ज़बरदस्त डिस्कशन हुई है, और इसमें बहुत सी चीज़ें हमने कवर की हैं। कोशिश यही थी कि रिफ्लेक्शन हो और वो लोग रिलेट कर सकें इस चीज़ के साथ ना।
तो लुक फॉरवर्ड टू पीपल्स कमेंट्स एंड लेट्स सी के इफ वी नीड टू मीट अगेन ऑन दीज थिंग्स इंशाल्लाह ताला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।